इनकी विजिबिलिटी ठीक है? देख पा रहे हैं या लाइट बंद करवा दूं इनकी? थोड़ी सी लाइट लग रही है अजय, एक आधी लाइट को कुछ बेहतरी हो गई। ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग, थैंक यू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और अच्छा, ऑनलाइन जितने भी हमारे दोस्त हैं, अगर आवाज़ आने में कोई चैलेंज आ रहा हो, थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं हो अगर, या आप सर आ रही है। स्क्रीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप तो मुझे बताइएगा ताकि फिर मैं उस यहाँ से हम सिस्टम में एडजस्टमेंट्स कर लें। चलो, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा नाम सैयद माहिर आलम है और मैं यूएक्सएल में टेक्स्ट मैनेजमेंट की जो कोर्स कह लें, आप सेशंस कह लें, मैं उसको मैनेज करता हूँ। कैमरा भी ऑन कर दें? क्या करोगे यार, शक्ल शक्ल देख के। ये देख के बताओ, विजिबिलिटी सही आ रही है? देख पा रहे हैं? सही नहीं देख पा रहे? ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं या मैटर्स हैं वो मैं डील करता हूँ। और मैं प्रैक्टिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और 2018 से अपनी फर्म रन कर रहा हूँ। इससे पहले मैं डिप्टी हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट माइडा सेफ्टी रहा। इसके अलावा मैं हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट के साथ एज ए ऑडिट कंसल्टेंट तकरीबन 6 साल इंगेज रहा। केपीएमजी से मेरी आर्टिकल्स हैं। तो ये मेरी जो जर्नी है वो पूरी इसी प्रोफेशन की है, यानी कि 2005 से लेके 2025 तक की ये जर्नी है, जिसमें सिंगल लाइन ऑफ एक्शन जो था वो ये अकाउंटेंसी, टैक्स, ऑडिट, कंसल्टेंसी, लाइक दैट, यही करेंगे। एक कहते हैं ना कि वो स्टार्टिंग जो है वो सीखने वाले जूनियर से स्टार्ट हुए, जीरो से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना करम है कि थोड़ा बहुत दूसरों को बताते सिखाते भी हैं साथ साथ। तो ये जर्नी का एक पूरा सेशन रहा है 20 साल। हम यहाँ पे जो सेशन कंडक्ट करते हैं टैक्स से रिलेटेड, उसमें हमारा जो आइडिया है, मैं यहाँ पे ये मेरा 5वां सेशन होगा जो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। इससे पहले, मुझसे पहले भी ये सेशंस यहाँ होते रहे। तो आइडिया हमारे पास ब्रॉडली ये है कि जो भी हमारे पास पार्टिसिपेंट हो, वो जब ये कोर्स कंडक्ट करना कंक्लूड करे तो उसको एक वर्किंग स्टाइल नॉलेज टैक्सेशन की लाजमी होनी चाहिए। वर्किंग स्टाइल नॉलेज का जो स्कोप है वो ये है कि आपको पता हो कि टैक्स क्या है, ये टैक्स किस पे लगेगा, ये टैक्स कब लगेगा, और ये टैक्स कितना लगेगा। ये वर्किंग नॉलेज है। बेसिक सवाल है ये, किस पे लगेगा, कितना लगेगा, कैसे लगेगा। एक उसमें हम एडिशन करते हैं कि इसको भरा कैसे जाएगा, आसान तरीका, तो उसको मैं अलग से मॉड्यूल नहीं रखता, वो इसी का पार्ट है कि कैसे है, कितना लगेगा। वर्किंग जिसको हम कहते हैं, तो पेमेंट भी उसी का पार्ट है। एक अच्छी चीज है, साइक्लो स्टाइल है, लेकिन हम उसे बहुत कॉम्प्लेक्स समझते हैं, लेकिन वो साइक्लो स्टाइल है। वो होती है रिटर्न फाइलिंग, जो आजकल प्राइमरी फोकस बेसिकली वही है, रिटर्न फाइलिंग। कि वो फॉर्म जो आईआरएस का है वो फिल करके हम किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि शायद उसके साथ ही थोड़ी जो अर्निंग है वो अटैच एसोसिएट हुई है। रिटर्न फाइलिंग कोई टेक्निकल काम नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो भी ये कह रहे हैं ना कि ये रिटर्न फाइलिंग जो है वो कोई चैलेंजिंग चीज है, वो बात दुरुस्त नहीं है। चैलेंजिंग इसलिए कि जब आप पहली बार कोई काम करेंगे तो मुश्किल होता है, कोई भी काम। एक इसको ड्राइवर उठाने का काम भी करेंगे तो वो उठाना भी आपको लगेगा कैसे उठेगा, किस तरफ से पकड़े, ग्रिपिंग क्या है। जस्ट लाइक दैट, वो फॉर्म है। उस फॉर्म में मुख्तलिफ जगहें हैं, वो जगह आपको पता चल जाएंगी, आपको वैल्यूज उसमें डालनी है। वो फॉर्म खुद कुछ वर्किंग करता है, कुछ आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कैलकुलेशन इस बुनियाद पे वो कर देगा। वो फॉर्म सबमिट, दैट इज योर डिक्लेरेशन। चैलेंज डिक्लेरेशन का भरना नहीं है, चैलेंज ये कि जो वैल्यूज आप उसमें भर रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। रिटर्न के अंदर वैल्यूज आप भरेंगे, आपको एफबीआर उन वैल्यूज पे चैलेंज करेगा, वो फॉर्म पे चैलेंज नहीं करेगा कि यार ये फॉर्म, क्यों कहेगा फॉर्म में जो आपने भरा है वो गलत है, वो सही नहीं है, वो कम है, वो सब्सटेंशिएट नहीं हो रहा, साबित नहीं हो रहा। असल जो चैलेंज है वो उन वैल्यूज का, उस कैलकुलेशन, उस अमाउंट का, फॉर्म का नहीं। फॉर्म 2 दफा आप भरेंगे, आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। कोई मुश्किल चीज नहीं, बहुत आसान। और अब तो आईरस जो 2 सालों से ये प्रैक्टिस करवा रहा है हमसे, बहुत आसान फॉर्म, कुछ भी नहीं। 2 दफा आप भरें, खुद से भरें, ड्राफ्ट बनाएं, डिलीट कर दें, फिर खोलें, फिर भरें, ड्राफ्ट डिलीट करें, प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस मॉड्यूल बना लें उसको, कोई इसमें फर्क नहीं है। सबमिट करेंगे तो प्रॉब्लम है ना, सबमिट ही नहीं कर रहे, बना के सब ड्राफ्ट बना रहे, डिलीट कर। तो आइडिया हमारा यहाँ पे यही है कि हम आपको एक वर्किंग नॉलेज जरूर दें। वर्किंग नॉलेज ये कि टैक्स के बारे में आपको इल्म हो, इनकम टैक्स सेल्स टैक्स क्या है, किसके ऊपर लागू होगा इनकम टैक्स का ये कानून, जब लागू हो जाएगा तो किस किस उसकी इनकम पे लागू होगा, एप्लीकेबल जिसको हम कहते हैं, किस तरह उसकी इनकम को जो हम एज पर लॉ टैक्स के एम्बिट पे कैलकुलेट करेंगे,
और ट्रैक करने के बाद उस पर लाइबिलिटी जो आएगी उसकी पेमेंट कैसे होनी, जिसको हम चालान बनाना कहते हैं नॉर्मली, वो छोटा काम होता है। तो इस पूरी साइकिल को इंशाल्लाह कोशिश करते हैं हम कि हम इस अपने सेशन में कम जो है वो कहीं से भी लिंक करके उसको समराइज करें। बहुत बड़ा ऑर्डिनेंस है, मैं ये नहीं कह सकता कि हम अगले 3 महीने में या 2.5 महीने में जो भी इसको कवर कर पाएंगे, जो कह रहा हूँ नहीं हो पाएगा। लेकिन इतना हम जरूर कर लेंगे कि ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपके लिए एलियन नहीं रहेगा। आप इसको खुद से भी पढ़ सकेंगे, जो इसकी कोर चीजें हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होगी, जो बेसिक्स फंडामेंटल्स है उससे ज्यादा आपको पता होगा। एक्सपर्ट लेवल के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे आप इस कोर्स को 10 दफा भी कर लें या कहीं से भी कोर्स कर लें, एक्सपर्ट लेवल के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से ही एक्सपर्टीज डेवलप। वो प्रैक्टिस अब आप प्रोफेशन के तौर पे करते हैं या आप अपने लर्निंग एस्पेक्ट पे, या आपके ऊपर। तो हमारा फंडामेंटल जो आइडिया है इस कोर्स को लेके वो सिंपल सा यही है कि हम आपको बेसिक्स इतनी दे दें कि आप एक डिसीजन तो कर सकें कि अगर आप इसको एज ए कैरियर ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको मजीद एडवांसमेंट करनी पड़ेगी, इसमें मजीद सीखना पड़ेगा, आगे इसको मजीद कॉम्प्लेक्स एरिया में जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अर्निंग वहां से स्टार्ट होगी जहां पे आपकी एक्सपर्टीज दूसरों से ज्यादा होगी। अगर एक काम जो हर आदमी कर सकता है वो आपको पैसे देके क्यों करवाएगा? सिंपल सा सवाल है, नहीं कर पाएगा। तो कोई यूनिक चीज आप में होनी चाहिए ना, कोई स्किल, कोई एबिलिटी जो दूसरे नहीं कर सकते, वो करने के आपको देंगे। यार मेरे बदले आप कर दें, मैं आपको। यहां पे भी यही है, हम एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि जो फॉर्म है आईआरएस का वो भरना एक स्किल है। बहुत सारे लोग खुद ही खौफ की वजह से कह लें वो नहीं करते, वो खौफ नहीं एक्चुअली। स्किल फॉर्म नहीं भरना है, स्किल सीखना है कि उसमें वैल्यूज कैसे सही कैलकुलेट हो। फॉर्म भरना खुद ही आ जाए, कुछ भी नहीं। आपको अपनी एक्सपर्टीज को सेल करना है तो आपको थोड़ा अपने आप को पॉलिश करना है। ये एक प्रोफेशनल आइडिया है। मेरा आइडिया डिफरेंट है इससे। मेरा आइडिया ये कि यार एटलीस्ट अगर कोई कोर्स ऑप्ट आप करते हैं, कहीं पे भी करते हैं, तो इतना तो आपको उस कोर्स से है कि आप अपनी चीजों को खुद ही सॉर्ट आउट करें। अगर आप कुछ सीखने के बाद यहाँ पे या कहीं पे भी अपना रिटर्न भी खुद फाइल नहीं कर पाते तो फिर आपने टाइम वेस्ट किया। एटलीस्ट आपको इतनी नॉलेज आनी चाहिए कि आप अगर किसी और का नहीं कर सकते अपनी फैमिली का तो करें। ये स्किल। दूसरा, कल को अगर कोई चैलेंज आपके पास आता है नोटिस की शेप में, तो कम से कम आप अपना केस तो डिफेंड कर सकते। आपको पता तो होगा जो आपने रिटर्न फाइल किया है वो क्या था, उसमें क्या क्या गैप्स थे, ये नोटिस आया वो सही है नहीं है। इतनी बेसिक्स होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स चीज़ें तो फिर कंसल्टेंट्स हैं, वो आप उसमें गाइड कर सकते। तो हमारा कोर्स का भी प्रोस्पेक्टिव यही है कि आपको इस हद तक पॉलिश कर दिया जाए कि आप चाहें तो अपने आप के ऊपर अप्लाई करें, और अगर आप चाहें थोड़ी सी एफर्ट्स, थोड़ी सी पेन लेके, तो आप इसको प्रोफेशनल करियर के स्टार्टअप के तौर पे ले सकते। कहीं पे आप अगर एम्प्लॉई हैं वहां पे आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। एम्प्लॉय होने की जो फंडामेंटल्स में आपकी क्या जरूरतें होंगी, दो होंगी। पेमेंट प्रोसेसिंग के ऊपर विद होल्डिंग्स, टैक्स कितना काटना है। नंबर दो, या तो अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आपको कह दिया जाएगा ये आप कंपनी की टैक्स कंप्यूटेशन भी करें और रिटर्न फाइल करें। ये एडवांस स्टेज है अगर आपकी नॉलेज अच्छी है। दो एरियाज हैं आपकी, अगर इन दो एरियाज को आप कैटर कर लेते हैं तो आपकी एम्प्लॉयमेंट का एक एंगल तो सेव है। क्या आप प्रोफेशनली उस सीट को क्वालिफाई कर, रेस्ट जो भी चीजें हैं वो अलग है जो एम्प्लॉयमेंट में होती है, लेकिन प्रोफेशनली आप उसको क्वालिफाई करें। तो हम बेसिकली इस पूरे इसमें गए। लर्निंग एस्पेक्ट का यही फर्क है, हम लॉस को एज ऑफ द डेट जो भी है, अब हमारे पास जो है वो फाइनेंस एक्ट 25 के बाद से जो हमारे पास अपडेट्स हैं इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2025 अपडेटेड जो है, कोशिश हम करेंगे कि हम उस तक उसको आपको रिकनसाइल करके लेके चल जाए। क्योंकि 23 का जो लॉ है वो डिफरेंट था, 24 और 25 का थोड़ा डिफरेंट हो गया इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। फंडामेंटल चेंजेस हैं आपकी कैलकुलेशन में। 22 से एक फंडामेंटल चेंज थी नॉर्मेलिटी की। तो ये 3-4 साल ऐसे हैं जिसमें अगर पुरानी कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हैं लॉ की, तो उससे कुछ आपको इन 3 सालों में ये डिफरेंस फील होगा। सेकंड, ये तो बेसिकली प्रोस्पेक्ट्स की हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग है। हम आउटकम का हमने डिस्कस कर लिया, हम अपने कोर्स एस्पेक्ट पे जाएंगे। हमारे पास जो कोर्स एस्पेक्ट इनकम टैक्स का है उसका फंडामेंटल ये है कि ये कानून जो है जिसको हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहते हैं, ये एप्लीकेबल किस पे। ये कानून होता है ना, जिस तरह कोर्ट की एक जुरिस्डिक्शन होती है, हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन प्रोविंसेस तक लॉक है, सुप्रीम कोर्ट की ऑल ओवर पाकिस्तान है। तो इसी तरह कानून की भी जुरिस्डिक्शन, हुदूद, लॉ एप्लीकेबल किस पे होता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो कॉन्सेप्चुअल डिजाइन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके जहन में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किस पे एप्लीकेबल हो, क्या जहन में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग? जो रेगुलर इनकम का
ठीक है, जो रिकरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, ये कभी साल में कर लिया प्रॉपर्टी जो ये सब मतलब ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग है। सैलरी तो एक लेवल के बाद से सैलरी परसेंट ठीक है, ठीक है, और बिजनेस जो रन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इन तीन चारों बातों में एक चीज कॉमन थी, वो क्या था? इनकम। दैट्स द थिंग, इनकम यानी पे लगेगा टैक्स, वो आदमी जो कमा रहा है। इनकम अर्न कर रहा है, ठीक है, यही बात हुई। कानून इस हद तक तो सही है कि जो आप इनकम कमा रहे हैं, लफ्ज हमेशा इनकम पे, कानून का अपना ही नाम क्या है, साड़ी किस पे होता है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है। कैपिटल रिसीट पे बात नहीं कर रहा हूं, ये बड़ा फंडामेंटल मामला है कि हर आई हुई चीज टैक्स होगी कि नहीं होगी, ऐसा नहीं है। शुरुआत कानूनी की खुद ही, इनकम आमदनी अगर आई है तो टैक्सेशन होगी ना। इनकम, इनकम किसकी? दूसरा सवाल, आपने कहा फाइलर, और किसी के जहन में क्या है? एक तो वही कि भाई जो आमदनी है उस पर लगेगा। 6 महीना लगा रहा दो बातें हैं ये, कमीशन भी सॉरी सर, कमीशन भी सर इनकम है ना, बात तो फंडामेंटल में वो आ गए, दरिया में सब गिर गया कि इनकम, इनकम जिस जिस नाम जिस नस्ल की है। अब मसला है किसकी इनकम। लीगल इनकम कोई भी जो जिससे आपने तो कहा सर बात लीगल की करेंगे, इलीगल का तो जिक्र ही खैर ही कोई नहीं है। मसला है कि इनकम का जिक्र हो गया, अब किसकी इनकम? सर इनकम, अभी हमने इनकम पे हम सब एग्री है, इनकम पे लगेगा ना, आप वो देखेंगे कब कहाँ कैसे, लेकिन सवाल है किसकी इनकम, किसकी इनकम, इंडिविजुअल या कंपनी की, ठीक है, ये एक फंडामेंटल थॉट है, ठीक है। इंडिविजुअल कौन है? एओपी पार्टनरशिप है, ठीक है, वो भी देखिए, एक होता है नेचुरल पर्सन, हम आप हैं, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? कंपनी या पार्टनरशिप जो पैदा हुए विद द ऑपरेशन ऑफ लॉ, उनको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, ठीक है सर। पर्सन में तीनों हो गए, तीनों की इनकम होगी। मैं क्या, इंडिविजुअल पे अगर बात करें हम तो कब होगी? सैलरी सर सैलरी इनकम है, अब तो किसकी सैलरी? वो अपना एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय इंडिविजुअल है, ठीक है सर, सही है। क्या हर एम्प्लॉय जो सैलरी ले रहा है उसकी सैलरी पे होगी? नहीं, सवाल को मैं दोहराता हूं, मैं सवाल को और रिफ्रेश कर, हर आदमी जो सैलरी ले रहा है इस लिमिट से ऊपर, उसकी सैलरी टैक्स होगी? अब सवाल को मैंने रिफ्रेश किया, होगी, ठीक है सर। कानून थोड़ा सा मुख्तलिफ, वो फंडा जी। इनको पैसे भी नहीं होगा, अब बात तो जो है कैश पे डीलिंग करें तो वो तो पैसे भी नहीं। सर इशू वो दूसरा है, वो इशू डिक्लेरेशन का, दिखाना है या नहीं दिखाना है, वो फंडामेंटल वहां है। मैं उसको दूसरा कह रहा हूं कि एक आदमी, उसकी कोई सी भी इनकम, सैलरी कह लें, रेंट कह लें, वट एवर नेम कॉल्ड, क्या वो इनकम टैक्स होगी या नहीं? सवाल अब ये, कानून इस मामले में थोड़ा सा बेरहम, थोड़ा सा, वो नेशनैलिटी पे नहीं जाता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नेशनैलिटी पे काम नहीं करता, यानी कि सिर्फ पाकिस्तानी पे लागू होगा ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जब एप्लीकेबिलिटी पे आता है तो वो ये कहता है कि पाकिस्तान में रहने वाला हर आदमी, चाहे उसकी नेशनैलिटी कुछ भी है, कुछ भी है, अगर वो पाकिस्तान में 182 दिन 182 डेज से ज्यादा रहा है, तो जो कुछ उसने पाकिस्तान में कमाया और जो कुछ उसने दुनिया में कमाया, सब पे वो पाकिस्तान में टैक्सेबल, ये कानून। 180 डेज, इस आदमी को जो 182 दिन पाकिस्तान में रहा, उसको नाम दिया है कानून ने रेजिडेंट पर्सन। नेशनैलिटी का कहीं कोई जिक्र नहीं है, ब्रिटिश, अमेरिकन, जर्मन, इथोपियन, अफ्रीकन, कोई भी है, पाकिस्तान में 182 दिन से ज्यादा रहा, तो वो पाकिस्तान में जो कुछ उसने कमाया प्लस दुनिया में, तो इसीलिए वो फ्रेज इसमें कानून में है कि एवरी रेजिडेंट पर्सन इज सब्जेक्ट टू टैक्स फॉर हिज वर्ल्ड वाइड इनकम, ठीक है। अब इसके आगे दो तीन बेनिफिट्स जो हैं उसके वो अलग हैं, लेकिन ये फंडामेंटल है कि 182 दिन से ज्यादा आप रह गए, आप पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान की नहीं दुनिया की आमदनी के लिए टैक्सेबल हैं। ये बात हो रही है किसकी? नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल्स की, क्योंकि फिजिकल स्टे उनका ही मूव कर सकता है ना। तब जो आर्टिफिशियल पर्सन है, पार्टनरशिप हो गए या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज हो गई, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इनका फिजिकल स्टे तो नहीं मूव हो सकता ना। तो इनके बारे में कानून कहता है कि भाई अगर ये पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हो गई है तो पाकिस्तान की रेजिडेंट है,
यानी ये फिर वर्ल्ड वाइड इनकम के लिए पाकिस्तान में टैक्स। कुछ कुछ डॉट्स जुड़ रहे हैं। अगर फॉरेनर बंदा है यहाँ पे रहता है तो 180 डेज से ऊपर हो गए तो बिजनेस को दूसरा मुल्क में वर्ल्ड वाइड इनकम के लिए सर, भाई तो इनकम आ रहा है फिर टैक्स रेजिडेंट आदमी दुनिया भर की आमदनी के लिए पाकिस्तान में टैक्सेबल है। उसमें एक चीज ये बेनिफिट ये देते हैं कि अगर उस मुल्क के साथ मेरी कोई टैक्स ट्रीटी है, कभी आपने सुना होगा एवॉइडेंस ऑफ टैक्स ट्रीटीज जिसको हम कहते हैं। अगर टैक्स ट्रीटी है तो ट्रीटी क्या कहती है, हम उसको देखेंगे कि क्या टैक्स वहां होना है, या फिर अगर वहां पे उसने कोई टैक्स दे दिया उस इनकम पे तो उस टैक्स का क्रेडिट यहां मिलेगा। कंप्यूटेशन लायबिलिटी यही होगी। फॉरनर है, पाकिस्तान में 182 दिन से ज्यादा रह गया है, ठीक है, पाकिस्तान में जो कमाया उस पर भी टैक्स देगा, उसने अगर कहीं और मुल्क में कमाया वो भी इसकी टैक्स कंप्यूटेशन में आएगी, कंप्यूट लायबिलिटी दोनों मिला के होगी। वहां जो उसने टैक्स दिया है उसका क्रेडिट मिलेगा, बट लायबिलिटी कंप्यूटेशन पूरी होगी। 100 रुपए पूरे गिने जाएंगे, वहां अगर 4 रुपए दिए तो वो माइनस कर दिए जाएंगे, 96 रुपए देने। That's it. तो उसूल टैक्सेशन का बिल्कुल बुनियादी फंडामेंटल क्या है, टैक्सेशन वर्क करेगी रेजिडेंसी पे, रेजिडेंसी पे, नेशनैलिटी पे नहीं करेगी। सही है, और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, ये ग्लोब में ये रूल है। दुनिया के किसी मुल्क में चले, हमारे यहाँ तो फिर भी 182 दिन है। आप यूरोप में चले जाए, मेरे ख्याल से अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो अमेरिका को निकाल के सबका 120 दिन का रूल है। अगर आप वहां 120 दिन रह गए तो वहां के रेजिडेंट हैं, फिर आप वर्ल्ड वाइड टैक्सेशन वहां करवाएंगे। गेटिंग? तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है, ये एक उसूल है। सबसे पहले तय हो गया कि किसकी जी रह जाता है तो कमाता नहीं, तुमने क्या लेकिन इसके पास इनकम नहीं हो सकता, तभी वो से देखिए टैक्स किस पे लगेगा, इनकम का इनकम ही नहीं तो टैक्स कैसा, जब इनकम होगी तो टैक्स भी होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले फंडामेंटल तो ये हमारा तय हो गया कि टैक्स का उसूल क्या होगा। यार मैं क्वेश्चंस के एक साथ ही आंसर कर दूंगा, थोड़ा सा एक दो स्लाइड्स को मैं आगे बढ़ा लूं, फिर इंशाल्लाह सारे क्वेरीज रिजॉल्व करते हैं। किस पे लगेगा टैक्स, ठीक है। अब रेजिडेंस वाला आदमी हो गया, या जो कंपनी है यहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है, अगर आर्टिफिशियल पर्सन है जो इनकॉर्पोरेट या हो गई तो वो तो रेजिडेंट हो गई, क्योंकि वो तो मूव नहीं करेगी ना, मूव तो नेचुरल पर्सन करता है, ठीक है। अब दूसरा हिस्सा, ये तो पता चल गया किसकी आमदनी पे टैक्स लगेगा। अब उसकी कौन सी आमदनी पे टैक्स लगेगा, कौन सी इनकम। अब जो है सवाल दूसरा, पहले किसकी, दूसरा क्या है कौन सी, कौन सी को इन्होंने डिफाइन किया 5 हिस्सों में। यानी इनकम की जो डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन है, कैटेगराइजेशन है, वो 5 है। नंबर 1 सैलरी, नंबर 2 रेंट जिसको कानून कहता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है। नंबर 3 बिजनेस, ठीक है, कैपिटल गेन्स, और आखिरी अदर सोर्सेस। यानी कि जो उन 4 में नहीं आएगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं। कहने को 5 हेड है लेकिन 4 हेड तो क्लियर है, 5वां ओपन एंडेड है कि वो इनकम जो इन 4 हेड्स में क्लासिफाई नहीं होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्लासिफाई। सही है। आप लोगों का एक्सपीरियंस मेरा ख्याल है बहुत रहा है सैलरी से रिलेटेड, सुन के प्रैक्टिस करके, लाइक दैट। सैलरी बहुत कॉमन फैक्टर है, कानून ने कोशिश की है कि इसको भी यहाँ सिंप्लीफाई रखा। मेरा जहन जहां तक कहता है कि इसमें कितने सेक्शन है जो इसके डील कर रहे होंगे। 2 मेन सेक्शन है 12 और 13, एक विदहोल्डिंग का सेक्शन है 149, कुछ फर्स्ट शेड्यूल में इसके टैक्सेशन के चार्ट्स हैं, कुछ सेकंड शेड्यूल में इसकी एग्जेम्पशंस। गिन गिना के अगर मैं क्लॉज बनाऊं तो 10 से ज्यादा नहीं होंगी टोटल। टोटल पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 10 से अंदर ही होंगी क्लॉज, ज्यादा नहीं होंगी जो सैलरी को डील करती। वॉल्यूम वाइज आप टैक्स पेयर देखें सबसे ज्यादा है पाकिस्तान में जो टैक्स पेयर, अगर आप हेड काउंट लेंगे तो सबसे ज्यादा हेड काउंट कौन सा है, सैलरी क्लास, ठीक है। लेकिन चूंकि ये सिंप्लीफाइड वर्जन है पेमेंट का, इसलिए कानून ने भी इसको रिस्ट्रिक्ट भी किया, थोड़ा सा ईज में गिरा। फंडामेंटल सैलरी का क्या है, फंडामेंटल सैलरी का बहुत आसान है। हमारी और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सैलरी पे डिफरेंट है, कानून की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, ठीक है। आपके जहन में सैलरी की डेफिनेशन क्या है, सर बोले। थॉट्स और अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं होती, कहीं पे गैप्स होते हैं, बस ये जहन में रखिएगा। बताइए। वो ऐसे जो किसी अपना
अक्सर किसी काम की तरह हमें मिलती है या सर फिर अगर मैं इसको सर्विस इनकम या कमीशन से अलग कैसे करूं? कोई तो फर्क है इन तीनों में? वो भी तो हमें काम के बदले मिलती है, सर्विस इनकम भी, कमीशन भी काम के बदले मिलता है। सैलरी की कैरेक्टराइजेशन डिफरेंट कैसे है? सब कैसे स्टेब्लिश करेंगे कि ये रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का? अपॉइंटमेंट मतलब registered whatever you can register employee वो कैसे डेवलप होगा? HR के पेरोल पे उसमें कोई 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 कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट हो, ऐसा है ना? ठीक है, ये हम एक एविडेंस एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। फंडामेंटल बात करें अगर हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, यस आप एम्प्लॉयमेंट है, कोई एग्रीमेंट नहीं है मेरा एम्प्लॉयर के साथ, कोई लिखत पढ़त नहीं है, क्या मेरा उसका रिलेशनशिप एम्प्लॉयमेंट का होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्या वजह हो सकती है? आपका कैसे जहन में आया? सर वो सर ऑफर लेटर दिया, जॉब लेटर भी दिया। आप मैं इसको उसको मैं सम अप करता हूँ भाई, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सोशल तो है लेकिन That's it. सर मेरा मासी आ रही है आप पैसे दे तो ऐसा सोशल तो है। आसी आप पे केस कर देगी अगर आप पैसे नहीं देंगे, और वो केस आप हार जाएंगे कोर्ट में, दैट इज प्योरली लीगल थिंग। मैं आपको बता दूं, कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसके बावजूद अगर मासी ने अपनी वेज का केस कर दिया तो आप सबसे पहले हारेंगे, और दो पेशियों में, इसलिए कि आप ही ने लिखत पढ़त कुछ नहीं की थी। उसने अपना राइट जो है वो स्टेब्लिश कर दिया, ये साबित करके वो आपके घर में काम करके गई। Get it? सर वो कंपनी जो है अपने जो प्रॉपर्टी है ये भी शो करती है कि मेरा बहुत सैलरी एक्सपेंस दिया, उसी के ऊपर उसका टैक्स है। ठीक है सर, तो जो फाइल करेगी उसको ठीक है। income tax return में। ठीक है, ठीक है। फिर वो एम्प्लॉय है उसके NIC या जिस पे भी वो फाइल करती है, फिर वो अपने एम्प्लॉय को सर्टिफिकेट देती है कि मैंने इतना पैसा आपको 42 रूल 42 का सर्टिफिकेट आ जाता है। फिर वो इंडियन फाइल करने की लाना को फाइल को, तो इससे पता लग जाता है ये आपने जो बात बताई ना, ये है, ये पैसिव वे ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं, कि ये आपने कंपनी के डिक्लेरेशन से एम्प्लॉय की एम्प्लॉयमेंट को कंफर्म किया। एक्टिव डिक्लेरेशन में कहां जाएंगे? कैसे हो सकता? मैं कह दूं मैं इनका एम्प्लॉय हूं, कैसे प्रूव हो सकता? कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई ऑफर लेटर, कोई एग्रीमेंट नहीं, कुछ नहीं, विदहोल्डिंग भी नहीं कर रहे। 6 लाख से कम तनख्वाह है, अब बताइए सर, सिंपल सा है, क्या है बहुत बहुत उसूल है, आसान है, बहुत आसान। क्या है? सर्विस में और एम्प्लॉयमेंट में दो चीजों की वजह से डिफरेंशियल है। नंबर 1 स्कोप ऑफ वर्क, नंबर 2 वर्क, नंबर 2 कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क। एक आदमी टाइम बाउंडेड काम कर रहा है आपके लिए, और वो काम कर रहा है जो वो रिकरिंग कर रहा है आपके लिए, वो एम्प्लॉई है, आप उसका सर्विस एग्रीमेंट बनाएंगे भी तो नहीं बनेगा। 9 से 5 आप जा रहे हैं और वही काम कर रहे हैं हफ्ते के 30 दिन, दैट इज एन एम्प्लॉयमेंट। You have been employed to do something which is required to do every day from 9 to 5. ठीक है? सर्विस में ये होता है कि आप उनके साथ स्कोप तो एग्री करते हैं, लेकिन वो स्कोप टाइम बाउंडेड होता है टू द एक्सटेंट ऑफ समथिंग। ये काम 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, 15 दिन में खत्म। इसके 1 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाउंडेड नहीं होती। फिर आपका सर्विस वाला जब अपनी चीजों को रेडी करेगा, आएगा कर देगा, आज करेगा नहीं तो कल कर देगा। एम्प्लॉय का ये नहीं है, वो सुबह 9 बजे आएगा, अटेंडेंस लगाएगा, 5 बजे जाएगा, अटेंडेंस ऑफ करके जा रहा है। एग्रीमेंट है या नहीं? ये आपके साथ सिस्टम में इस बुनियाद पे कि वो आदमी टाइम बाउंडेड है, आपके लिए ही उस टाइम में काम कर रहा है, और आप उसको एक एग्रीड अमाउंट दे रहे हैं, उसको सैलरी क्लासिफाई किया गया है और उसकी टैक्सेशन को लीनियंट रखा गया, क्योंकि ये आदमी ओपन एंडेड नहीं है, ये एक के साथ बाउंड हो गया, तो इसके बाद दूसरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो सकती एज पर रैशनल। तो इसकी एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे इसकी टैक्सेशन को लीनियंट रखो, इसलिए इस क्लास को सैलरी का लफ्ज देके अलग कर, इसको सर्विस साइड पे नहीं दिए, वरना देते सब सर्विस ही है। मैं और आप अगर एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं, अपना टाइम सेल कर रहे हैं ना, और तो कुछ नहीं कर रहे, अपनी स्किल्स अब दे रहे हैं, अपने टाइम को दे रहे हैं। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वाला भी तो यही कर रहा है, वो भी तो आगे आपके लिए काम कर रहा है, टाइम दे रहा है, स्किल बाउंड नहीं है। एक्चुअली जो बाउंडेज है ना, जो टाइम की और कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क, ये डिफाइन करती है कि एग्रीमेंट सर्विस है या एम्प्लॉयमेंट का। टैक्स लॉ एम्प्लॉयमेंट की लीगल मीनिंग यही है, इसमें कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन और एग्रीमेंट नहीं। टैक्स वाला टैक्स में इंटरेस्टेड है, वो कहता है टैक्स दो भाई,
हमें नहीं पता कागजी कार्रवाई आपकी क्या है। सही है। एक चीज अब जो फंडामेंटल हमारे और आपके और टैक्स ऑर्डिनेंस के दरमियान फर्क है, वो सैलरी की डेफिनेशन है। आपके जहन में सैलरी क्या है? क्या है? फ्रीली पैसे मिलते हैं, जो पैसे मिलते हैं वो सैलरी है, ऐसा ही है। ठीक है, फंडामेंटल। और सर एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट मिलने वाले पैसे। वही जो बात, वो पैसे मिले ना, वो ये। और कुछ जहन में? फ्री एम्प्लॉयमेंट एक से ज्यादा आमदनी ना। नहीं हो सकती, कानून मना थोड़ी है। दो लोग सैलरी माना जाएगा। सैलरी तो वो तो डिपेंड करेगा नेचर सैलरी पे क्या जाएगा। जो टाइम बाउंड किया है हाँ हाँ, उस टाइम बाउंड के तहत उनको पैसे मिल रहे हैं। पैसे अभी भी पैसे, जैसे इन्होंने कहा मिलने वाले पैसे, ठीक है, कानून कहता है यार नहीं भाई। सर मेरा जी, सर एम्प्लॉयर मिलने वाले तमाम बेनिफिट्स हैं। ये फंडामेंटल है। ये जो कंक्लूसिव बात ये थी, एम्प्लॉयर से उस एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट के बदले जो कुछ मिला है वो सब कानून में कहा है सैलरी है। उसने उसको बल्कि दो हिस्सों में और तोड़ दिया है। सेक्शन 12 कहता है कि जो चीज एम्प्लॉयर से पैसे की शक्ल में मिली वो सैलरी है। पैसे की शक्ल में कैसे मिली? आपको या तो पैसे दिए गए या आपके बदले आपके अखराजात पे कर दिए गए। बच्चों की फी पे कर दी, ट्रैवलिंग कॉस्ट बेयर कर ली, चाहे वो बोनस के लिए या कुछ भी वो तो पैसे हैं, वो तो डायरेक्ट आपको दिए गए, वो तो आपकी सैलरी। लेकिन आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये है कि जी मुझे तनख्वाह तो इतनी मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, इसके अलावा मेरे घर के बिजली का बिल भी आप देंगे, मेरे टेलीफोन का बिल भी आप देंगे, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस भी आप देंगे। तो अब सैलरी किसको लिया जाए? क्या वो सिर्फ जो पैसे आपके अकाउंट में आए वो सैलरी है? द आंसर इज नो। वो सारे पैसे जो एम्प्लॉयर ने आपको भी दिए और आपके बदले दूसरे आदमी को दिए, वो सब सैलरी, वो सब ऐड होगी और टैक्स उस पर कैलकुलेट होगी। नहीं, मेरा मतलब कहने का है, ये तो आपने बता दी कंस्ट्रक्शन की बात है, हर महीने बच्चों की फीस भी भरनी है, बिल भी पेमेंट करने है, ठीक है। अगर बोनस तो 6 महीने के बाद या 1 साल में कभी कभी मिल जाए, कभी नहीं भी देती आते हैं, तो बोनस में भी हम सैलरी वो भी सैलरी, कंडीशन इट इज सैलरी। बोनस आपको किस चीज पे मिला है? परफॉर्मेंस पे मिला। एम्प्लॉयमेंट में ना, या तो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी थी या आपकी अच्छी थी, दोनों में से कोई एक थी। मिला तो आपको एम्प्लॉयमेंट के बदले ही है ना। तो हर वो चीज एम्प्लॉयमेंट के बदले मिलेगी, वो आपकी टैक्सेबल सैलरी है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 12 में यही कहता है कि पैसे की शक्ल में हर वो चीज जो आपको दी गई है या आपके बदले पैसे की शक्ल में किसी और को दे दी गई है, वो आपकी टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, फिर यहाँ पे नहीं रुका वो। उसने बोला देखो ये तो बात हो गई पैसे की। उसने बोला इसके अलावा अगर कोई बेनिफिट आपको दे दिया गया आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, तो वो भी टैक्सेबल सैलरी है। कैसे? एम्प्लॉयर ने आपको घर दे दिया रहने के लिए, क्या ये बेनिफिट नहीं है? खत्म बात। उस घर के रेंटल वैल्यू की कैलकुलेशन का फॉर्मूला छोटा सा, उसके मुताबिक जो वैल्यू आएगी वो आपकी टैक्सेबल सैलरी में ऐड होगी, फिर टैक्स होगी। एक चीज, आपको गाड़ी दी गई है, ठीक है, गाड़ी कंपनी मेंटेन करती है, फ्यूल कंपनी देती है, आप तो कुछ नहीं देते, क्या वो आपके इसमें ऐड होगी? कानून के मुताबिक होनी है। कितनी होनी है ये सवाल उसमें दिया हुआ है, रूल में बता दिया गया, लेकिन फंडामेंटल है होनी है। परक्विजिट बेनिफिट, आपको कुछ मुलाजमीन दे दिए गए, घर के खानसामा दे दिया गया, माली दे दिया गया, उसकी तनख्वाहें जो है वो कंपनी दे रही है, उनकी तनख्वाहें आपके सैलरी में ऐड होगी। आपके फॉरेन ट्रेवलिंग के टिकट्स पर्सनल कंपनी ने पे कर दिए, सैलरी का पार्ट। तो सैलरी जो ऑर्डिनेंस में दी हुई है ना, उसका कॉम्प्लेक्स एरिया यही है कि क्या चीज सैलरी में ऐड हो सके होगी। तो हमने रूल ऑफ थंब यही सीखा, एम्प्लॉयर से जो मिलेगा वो सैलरी में ऐड होगा, चाहे वो इन शेप ऑफ सैलरी मिल रही है या इन शेप ऑफ बेनिफिट, व्हाटएवर में भी। तो कितना होगा कि किसी अलग बात। पहले तो इस पे तय कर ले, मान लेना, एग्री कर ले कि हाँ होगा। अब सवाल है कि भाई क्या होगा, कितना होगा। इस लेवल के बंदे को कितना दिया जा रहा है। हाँ नहीं, लेवल तो एम्प्लॉय जाती है, ऑर्डिनेंस कितना आपको अकोमोडेट करना है, कितना अलाउ करना है। अब उसके अंदर ऑर्डिनेंस बहुत बहुत मीन हो गया है। 2-3 जगहों पे उसने जो है कुछ बताई चीजें, बाकी कह रहा है जो कुछ है सबको 100% ऐड कर। गाड़ी में उसने बोला है भाई कि अगर गाड़ी पर्सनल यूज पे दे दी गई, यानी आप ही को दे दी गई कि घर में रखो, तो जो गाड़ी की कॉस्ट है उसका 10% हर साल ऐड करते जाओ सैलरी में। लेकिन अगर गाड़ी पर्सनल यूज नहीं है 100%, आपको ये दी गई कि ऑफिस टाइमिंग में ऑफिस लाएं
ऑफिस के काम करें और जब ऑफिस टाइम खत्म हो तो घर ले जाएं। तो इसको हम कहते हैं फॉर पर्सनल और ऑफिशियल बोथ यूज। हाँ, उसमें 5% ऑफ द कॉस्ट ऐड होगी हर साल हर साल। ये एम्प्लॉय बाय करे, सॉरी मैं नहीं समझ पाया। इसका टैक्स जो एम्प्लॉय बाय करे। नहीं, एम्प्लॉय करेगा, उस 5% उसकी सैलरी में अंदर ऐड होगा, टैक्स कंप्यूट होगा। सर ये 5% मार्केट में लिखो कॉस्ट गाड़ी की एक्चुअल कॉस्ट कॉस्ट होगी एट एट द टाइम ऑफ परचेज। सर पे करते करते तो 10 साल में जैसी गाड़ी की कॉस्ट पूरी वही खत्म हो जाएगी। कॉस्ट तो पूरी, वो तो हम 10 साल पे कर रहे हैं ना। कंपनी की पॉलिसी हो सकता है डेप्रिसिएशन की 5 साल की हो, तो 5 साल के बाद कंपनी गाड़ी बेच देती हो, दैट इज अनदर स्पेक्ट्रम। हमारे पास जो ये कि एम्प्लॉई को जो है वो 10 साल में उसको निकाल, अगर पर्सनल यूज है तो 10 साल, और अगर ऑफिशियल यूज है तो 20 साल, फिर तो 5% होगा ना। ठीक है। घर में बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो घर में कहते हैं अगर आपको घर दे दिया है फर्निश्ड, तो जो उसकी रेंटल वैल्यू है मार्केट की, अगर अवेलेबल है तो आप वो ऐड करवा दें, अगर नहीं है तो आप अपनी बेसिक सैलरी का 45% ऐड करो, खत्म। ये घर पे अगर घर मिला हुआ है तो। और ये दो ही चीजें हैं जिसके बारे में कैलकुलेशन है, उसके अलावा जो कुछ एम्प्लॉय ने दिया 100% ऐड हो सैलरी में, जो कुछ मिला हुआ है। ठीक है, ये सैलरी का स्पेक्ट्रम। अब सैलरी के अंदर आपका एंड दोनों तरफ का हो सकता है। दोनों तरफ का किस तरह? आप रिसिपिएंट एंड पे भी हो सकते हैं, पेइंग एंड पे भी। रिसिपिएंट एंड पे इस तरह है कि आप कंपनी के ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जो कि अकाउंटिंग का नहीं है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, प्रोडक्शन में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, कोई भी आपका डिपार्टमेंट, फाइनेंस नहीं, तो आप रिसिपिएंट ही रह गए। आप फाइनेंस में काम कर रहे हैं तो आप रिसिपिएंट एंड पेयर दोनों है। किस तरह? इस तरह की सैलरी कैलकुलेशन आप ही ने करनी है। हर महीने का जो टैक्स काटना है वो आपने काटना है, अपने पे भी दूसरों के भी। तो आपकी स्किल्स दोनों एंड पे आपको पता हो। क्यों? कि अगर आप फाइनेंस में नहीं भी हैं तो जो टैक्स कट रहा है कम से कम आप उसको तो रिकम्प्यूट कर लेंगे, सही कट रहा है कि नहीं कट रहा। वो जो पैसे एक बार कट के जमा हो जाए मिलते नहीं है, तो पता होना चाहिए कम से कम यार मेरा टैक्स सही कटा है, इतनी नॉलेज होनी चाहिए। और फाइनेंस एंड में तो फिर तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि आपको कंप्यूटेशन, क्योंकि ये कंप्यूटेशन सिंपल होती भी है और बीच में कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है। कैसे कॉम्प्लेक्स होती है? हमें सैलरी हर महीने मिलती है, टैक्स हर महीने कटना है। कितना टैक्स कटना है मुझे कैसे पता चलेगा? एक भाई पहला महीना है साल का जुलाई, मुझे कैसे कैलकुलेट करूंगा कि मुझे जुलाई में कितना टैक्स काटना है? तो अगर पढ़ना हमारे होगा ये तो साइक्लो स्टाइल स्टार्ट हो जाएगा सिर्फ जुलाई के लिए, कि मैंने जुलाई में 12 महीने की सैलरी कंप्यूट की, पहली सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 की, 12 महीने की हुई, उसके ऊपर जो स्लैब्स थे उसके मुताबिक एनुअल टैक्स निकाला, उसको डिवाइड बाय 12 किया और डिवाइड कर दो। बीच में इंक्रीमेंट लगा, फिर क्या करेंगे? बीच में जैसे सर ने बताया बोनस मिला, फिर क्या करेंगे? बीच में बंदा छोड़ के जा रहा है, फिर क्या करेंगे? बीच में नया बंदा आ रहा है, फिर क्या करेंगे? यही कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज है। 5 सिनेरियोज होते हैं, यही कॉम्प्लेक्स, बाकी सैलरी सिंपल। नंबर 1 चेंज ऑफ स्लैब, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ, बोनस मिला, उस पर क्या होगा? 2 प्रमोशन हुआ, 3 रेजिग्नेशन हुआ, ज्वाइनिंग हुई, क्या करें? यहां पे कैलकुलेशन हमेशा रिविजिट होती है, इसको हम कहते हैं रिविजिट का। क्या रिविजिट है? जुलाई से सिंपल मॉडल स्टार्ट हो गया मल्टीप्लाई 12 का, नवंबर तक चले आप, दिसंबर में आपको बोनस मिला। ठीक है, अब आप रुक जाएं दिसंबर में, जो बोनस आपको मिला है आप उसको लें, अपनी 12 महीने की सैलरी में ऐड करें। ठीक है, टोटल नई सैलरी बन गई है, उस पर नया टैक्स बनाएं, निकाल कैलकुलेट करें, नया टैक्स बन गया। उसमें से जो ऑलरेडी टैक्स माइनस हो गया, यानी पे कर चुके हैं आप 6 महीने, वो माइनस करें, जो रिमेनिंग टैक्स है नेक्स्ट 6 मंथ पे डिवाइड। पूरी कंप्यूटेशन दोबारा बनती है। सर ये काम फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। जो Practically जो 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 सैलरी पे करेगा डिपार्टमेंट उसे ये करना है। वो तो बोनस सर एक ही टाइम मिला ना, एक ही महीने, फिर उसको 6 महीने उसका टैक्स तो सर अगले 6 महीने में आपसे लिया जाएगा। अगर आप कहेंगे तो 1 महीने में भी आपसे ले लेंगे लोग, लेकिन फिर वो बोनस का इम्पैक्ट बड़ा आपको अजीब सा लगेगा, छोटा सा बोनस रह जाएगा। एट द टाइम ऑफ बोनस अगर आप डिडक्ट करेंगे तो आपकी सैलरी जो डिडक्शन है वो बम्पी हो जाएगी। सैलरी के लिए डिडक्शन करना कंप्लीट है, और बोनस की जो दे रहे हैं उसी से जो उसके डिडक्शन करके वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बोनस तो टैक्सेबल सैलरी का पार्ट है, उसको आइसोलेशन में कैसे करेंगे?
एक बंदे की लाख अभी 12 लाख एनुअल हो गई उसकी, 12 लाख ठीक है। टैक्स कटता है। अब ये कैलकुलेट करते हुए चलते हैं ना हम। एक बंदे की सैलरी 12 लाख है, ठीक है, जुलाई से हमने स्टार्ट किया। 1% का टैक्स है 6 से 12 पे, सॉरी 1% कितना बनेगा 6 लाख का, 6,000। महीने का कितना बना 500, सही है। जुलाई से दिसंबर 500 कटते गए, कितने कट गए 3,000। दिसंबर में उसको बोनस मिला 1 लाख रुपए का। अब उसकी टैक्स एनुअल सैलरी कितनी हो गई 13 लाख, 13 लाख है, ठीक है। 13 लाख पे स्लैब क्या है, ये हो जाए ओके, क्या वो 13 लाख पे स्लैब क्या होगा, क्या चेंज होगा, दूसरा स्लैब क्या है 6,000 प्लस 11% है, 10 है 11 है, वो खराब सा है, इतना मुझे याद है बस। देखिए बताइए 12 से एक्सीडिंग कितना है, 11 है 10 है क्या है। सर करें सर, वो जरूरत नहीं है, किताब में मौजूद है, याद करने की जरूरत है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल चेंज होता रहेगा। देखने को तो ऑर्डिनेंस खोल के हम देख लेंगे, स्लैब पता चल जाएगा, विद होल्डिंग के ऊपर भी आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 10%, फॉर एग्जाम्पल 13 लाख पे 10%, यानी कि जो 12 से ऊपर होगा उसका 10, 1 लाख का 10% कितना होगा सर 10,000, 6 फिक्स 16,000 हो गए, ठीक है। कटा हुआ कितना टैक्स है आपका 3,000, रिमेनिंग कितने रह गए 12 रह गए, 13 नहीं रह गए, 10 6 16 माइनस 3 13,000, ये 13,000 अगले 6 महीने में कटेंगे। सैलरी में ऐड हो गया, यस एनुअल में ऐड यस, क्योंकि वो फॉर ऑल लीगल पर्पसेस सैलरी है, एक बार मिला बस कोई मसला नहीं। एक बार मिले चाहे 2 बार मिले सर, एक पर भी डिग्री स्लैब पे स्लैब चेंज हो गया 11% है। 11% है सर, मैंने कहा ना वो टेढ़ा मेढ़ा सा रेट है। पर दो सवाल जब इसके रेलवे की प्रोविडेंट फंड देखिए उसको इस तरह के कैटेगरी करें कि सेविंग से ये भी सेविंग प्रोविडेंट फंड की पेंशन लेना कंपनी ये सोचना वो भी एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, उसकी डिसीजन वो भी सैलरी की उसका आता है जब वो आए उसका एक हिस्सा सैलरी में आएगा, बाकी नहीं आएगा। हिस्सा वो वाला जो है कि वो फंड जो प्रोविडेंट फंड जिसको आप कहेंगे या ग्रेचुटी फंड कहेंगे आप, उसके लीगल स्टेटस क्या है, क्योंकि आपकी टैक्सेशन उसके लीगल स्टेटस पर। अगर प्रोविडेंट फंड रिकग्नाइज्ड है तो आपको परेशान होने की इसलिए जरूरत नहीं है कि जो आपकी डिडक्शन जाएगी उसमें से प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन, उसको टैक्स कंप्यूटेशन में पहले ही लिया जा चुका। सैलरी टैक्स हुई ग्रॉस पे, जब ग्रॉस से डिडक्शन स्टार्ट हुई तो पहले टैक्स डिडक्ट हुआ, फिर पीएफ कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होगी, यानी कि आपने अपनी कंट्रीब्यूशन पे टैक्स दिए दिया है। भारत की ग्रॉस सैलरी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं ग्रॉस सैलरी है वो टैक्सेबल सैलरी बनेगी, नेट सैलरी नहीं ग्रॉस सैलरी डिडक्शन कोई भी अलाउ नहीं है सैलरी के अंदर, टैक्सेशन में डिडक्शन अलाउ नहीं। एक जगह पर एक चीज है, लेकिन वो फंडामेंटल डिफरेंट है, वो जिक्र करते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपको डिडक्शन कुछ नहीं मिलेगी। तो पीएफ का जो आपका हिस्सा होता है वैसे टैक्स होकर गया है, और फंड अगर रिकग्नाइज है तो सेकंड शेड्यूल में एग्जाम्पशन है कि जो पीएफ से पैसे मिलेंगे रिकग्नाइज फंड को, वो एम्प्लॉई जो है जब रिसीव करेगा तो उसके लिए एग्जाम्पशन। ग्रेचुटी में थोड़ा मामला डिफरेंट है, ग्रेचुटी में अगर फंडेड है, फंड बना हुआ है, अप्रूव्ड है तो एग्जाम्पशन है, वरना 75,000 रुपए तक एग्जाम्प्ट है, बाकी सारी टैक्स हो जाएगी, ठीक है। ये उसका प्रिंसिपैलिटी है, लेकिन आपकी सैलरी के अंदर उसूल वही है, ग्रॉस पे टैक्स होंगे, सही है सर। चैलेंज ये है कि अगर आप फाइनेंस में हैं तो आपके लिए चैलेंज हर बार आएगा इसी तरह का, कोई भी चेंज आया आपको रिकम्प्यूट करना है पूरा, कि जो डिडक्ट हो चुकी माइनस करना है और बैलेंस के ऊपर स्प्रेड कर, ये सैलरी का एक फंडामेंटल है, सही है। सिचुएशन चैलेंजिंग क्या है, मैंने परसों हमारे पास एक रिटर्न के लिए केस आया, बेचारे परेशान हुए, समझाया लोगों को, लेकिन कभी समझते नहीं है लोग, सही बात है। एक आदमी जा रहा है, रिजाइन कर दिया उसने साल के बीच में, कोई इंपैक्ट नहीं है उसका, अपनी लास्ट सैलरी लेगा, आपने जो टैक्स काटा उसका सर्टिफिकेट आप उसको देंगे, वो चला जाएगा। चैलेंज है कि जो नया आदमी ज्वाइन करेगा उसके साथ टैक्सेशन का क्या उसूल होना चाहिए, उसकी सैलरी की टैक्सेशन का क्या प्रिंसिपल रखें। एक प्रिंसिपल है जो अपफ्रंट तो फ्रेंडली नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द ईयर जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो वो फ्रेंडली बन जाएगा, और एक है कि जो अपफ्रंट फ्रेंडली है वो एंड ऑफ द ईयर उसके लिए अदाब बन जाएगा। वही बता देता हूँ सर, आपके पास एक आदमी आया दिसंबर में, ठीक है,
जनवरी के बाद आप उसको पहली सैलरी देंगे। आप उसकी सैलरी कंप्यूटेशन कितने महीने पे लेके करेंगे? 6 महीने पे करेंगे। तो जो सैलरी आपने दी आप उस पर टैक्स काटेंगे। ये वो फेज है जिसको हम कहते हैं जो अपफ्रंट फ्रेंडली है, बैक एंड उसके लिए अजाब है। जी, नया ज्वाइनर है ना, आपके पास दिसंबर में ज्वाइन की कंपनी उसने, जैसा मैं टैक्स सर्टिफिकेट लेके आया तो 6 महीने पे काटेंगे ना आप। जनवरी फरवरी से लेके आप जून तक की सैलरी बनी 6 महीने की, तो आप तो 6 महीने सैलरी देंगे ना सर उसे, 6 महीने पे काटेंगे। 3 महीने जितने महीने रिमेनिंग है जून तक उतने महीने की सैलरी आप जितनी आप देंगे, आप पे तो पाबंदी उसी पे से काटने की है ना सर। हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो मैकेनिज्म है ना रिमेनिंग मंथ वाला, ये फ्रंट फ्रेंडली है एंड डेवेस्टेटिंग। डेवेस्टेटिंग दोनों एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयर के लिए तो कोई मसला नहीं, वो तो जो दे रहा है तनख्वाह उस पर टैक्स काटेगा। एम्प्लॉय के लिए अजाब है। कैसे अजाब है, मैं आपको एग्जांपल अभी देता हूँ, लाइव एग्जांपल बिल्कुल जो हमने भुगता ही अभी। वो आदमी कहीं पे काम कर रहा था, ठीक है, 1 लाख रुपए की तनख्वाह थी उसकी, वहां पे वो काम कर रहा था। जुलाई से दिसंबर उसने काम किया, उसकी तनख्वाह जिसने बनाई थी उसने तो सही 12 महीने में कैलकुलेट की, और जुलाई से दिसंबर तक उसने उसमें 500-500 रुपए काटता रहा। 6 लाख उसने दिए, 500 रुपए महीने काट के 3,000 काटे उसने, बिल्कुल फेयर है, ठीक है। अब वो आदमी आपके पास आया और वो लाख रुपए भी आया। मैं ये बिल्कुल सिंपल सिनेरियो बना रहा हूँ, बहुत वर्स्ट सिनेरियो हुआ है जो हुआ। वो बिल्कुल लाख रुपए पे आया, अगले 6 महीने आप उसको कितनी तनख्वाह देंगे? टैक्स काटेंगे? 6 लाख तक तो एग्जाम्प्ट है यार, कैसे काटेंगे आप? कानून तो मना कर रहा है। तो आपने तो कोई टैक्स नहीं काटा उस पर। अब उसको आपने 6 लाख तनख्वाह दे दी 6 महीने में, उसकी टोटल तनख्वाह कितनी हुई? 12 लाख। रिटर्न जाएगा भरेगा, उसमें तनख्वाह कितनी वो 12 लाख। 6 पिछले से तो ली थी उसने, वो भी तो उसी की तनख्वाह है भाई। एम्प्लॉयर दो थे ना, एक ने 6 महीने के काटे, दूसरे ने 6 महीने दिए। जिसने ली तनख्वाह उसने कितनी तनख्वाह ली? 6 इधर से 6 इधर से, 12 लाख। रिटर्न में कितनी शो करेगा? 12 करेगा। रिटर्न 12 लाख पे कितना टैक्स मांगेगा? 6,000। कटा हुआ कितना है? 3,000 जेब से दो रिटर्न के टाइम पे। ये मैंने बहुत सिंपल वर्जन, मेरे पास जो आदमी आया उसकी तनख्वाह थी 1.5 मिलियन रुपए महीने की, 15 लाख रुपए महीना तनख्वाह थी उसकी, ठीक है। वो 7 महीने उसने एक जगह काम किया और जहां गया वो 2 मिलियन पे गया, ठीक है। 5 महीने की तनख्वाह वहां से ली उसने, 1 करोड़ वहां से ली, और तकरीबन कोई मोरलेस 1.25 करोड़ 70-80 लाख एक जगह थी। 80 लाख पे टैक्स कटा, किसके हिसाब पे? 1 करोड़ 80 लाख के रेट पे, हाईएस्ट स्लैब पे, क्योंकि वहां तो उसने 12 महीने ले ली, लेकिन जहां जनवरी पे आप गए उसने 1 करोड़ वाले स्लैब पे की। अब जब तनख्वाह मर्ज हुई बनी वो तकरीबन 2.25 करोड़, 25 लाख रुपए का फ्लैट टैक्स था उस पर, फ्लैट। जी, दिया उसने रिटर्न के साथ, सिर्फ इस वजह से कि जो स्प्लिटिंग हुई उससे स्लैब टूट गए। तनख्वाह तो पूरी मिली ना उसको जोड़ के, तनख्वाह देने वालों ने तो अपने अपने हिस्से की काटी, वो भी कानूनन सही थे कि हम जितना दे रहे काट। इसको हम ये कहते हैं कि ये अपफ्रंट पेनफुल कर लो इसको, अपफ्रंट पेनफुल कर लो। इसका तरीका क्या है? एम्प्लॉयर ने जो टैक्स काटा वो उसने उस सैलरी पे काटा जो उसने पे की, ठीक है। उसको टैक्स किस सैलरी पे देना है? जो उसने रिसीव की। तो दोनों जब स्लैब ब्रेक हुए तो वो सैलरी के नीचे चला गया ना स्लैब। 6 महीने जिस अगले ने 1 करोड़ दी, उसने 1 करोड़ के हिसाब से काटा। तनख्वाह टोटल कितनी बन रही थी उसकी? 2.25 करोड़। टैक्स तो 2.25 करोड़ के हिसाब पे कटना था। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की गलती ये थी कि उससे एम्प्लॉयर को बताना था कि मैं पीछे से ये लेकर आया हूं तनख्वाह, मेरा फंडामेंटल ये चल रहा है, आप मेरी कंप्यूटेशन इसको ऐड करके बनाओ और फिर टैक्स काटो, ताकि वो महीने पे 25 लाख तकसीम होते तो फील नहीं होता, इकट्ठे जेब से नहीं निकल पाए, मुश्किल हो गई। अगर यही 3-3, 4-4 लाख रुपए कटते रहते महीने में इजाफी तो फील नहीं होते, क्योंकि सैलरी के साथ आ रहे थे। ये सिनेरियो है, इसको हम कहते हैं अपफ्रंट पेनफुल एंड इज सिंपल। ये हमारी अपनी फ्रेज है, ये कानून में नहीं मिलेगी, लेकिन ये जहन में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले उनको रखना पड़ता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो आप ही के पास आते हैं, आपने टैक्स कम काटा ज्यादा काटा, लेकिन आपने सही काटा, आप पाबंद हैं उस तनख्वाह पे टैक्स काटने के जो आपने दी। कानूनन आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक एम्प्लॉय को थोड़ा उसका सेटिस्फेक्शन लेवल रखना, उसको ये इन्वायरमेंट को कंड्यूसिव रखना, ये एक सजेशन है। उसको कहा यही जाए कि भाई जब तुम आए हो जहां से,
वहां से जितनी टोटल सैलरी तुमने ली है वो बताओ, हम उसको तुम्हारी अगली जो हम सैलरी देंगे उसमें ऐड करके फिर स्लैब के हिसाब से टैक्स काटेंगे, ताकि तुम्हें रिटर्न के टाइम पे टैक्स पूरा हो, वरना शॉर्टफॉल हो जाएगा। गेटिंग? सर प्रोडक्ट के शॉर्टफॉल आ गया 25 लाख का, आप एज ए कंसल्टेंट कैसे बता? कंसल्टेंट आपको कानून में रहते हुए कोई मशवरा दे सकता है ना, हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि आप सैलरी कम दिखा दो। टैक्स चोरी का सजेशन थोड़ी दे सकते हैं। सर ये 2+2 है तो भरो भाई, वो जो पैसे टैक्स में कटने थे वो नहीं कटे ना, तो आपके पॉकेट में ही गए ना, वो एक्चुअली तो वो आपके पॉकेट में चले गए, तो उसी में से वापस करने के, ये बात आपको सोचनी थी। अच्छा सर, जहाँ केस बन रहे हैं 7 महीने जॉब किए तो उसकी जितनी सैलरी बनी 80 लाख इतना तो मेरा बनी, जब उसने वो कंपनी छोड़ दी उसी टाइम पे वो अपनी टैक्स जमा कराता है, वो टैक्स उसका जमा हो गया ना सर, जिन्होंने टैक्स काटा उन्होंने जमा करा दिया। वो अपनी भी वो जमा कराता है, अपनी कैसे कराए? यही कह सकता हूँ। कराने को तो, लेकिन उसको पता नहीं है ना कि अगले 6 महीने में वो कितनी सैलरी ले रहा है, क्या ले रहा है। अब उसने ऐसे छोड़ा, उसको ये तो पता है कि उसको सैलरी मिलेगी 2 मिलियन, ये पता है उसको ना। बीच में अगर कोई बोनस और मिल गया फिर क्या करेंगे, कोई और पे मिल गई, कोई और रेम्यूनरेशन मिल गई, गाड़ी मिल गई, घर मिल गया, कुछ भी, ये वट। तो ये विदहोल्डिंग का जो एलिमेंट है ये तो कंपनी करेगी, उसको सिर्फ ये करना है कि उसको कंटिन्यू करा ले, उनको इन्फॉर्म करके कंटिन्यू कराए। कंटिन्यू कराने से होगा कि उसको फिर एंड ऑफ द डे रिटर्न के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना जिसकी सैलरी बड़ी होगी उसके लिए चैलेंज है। अभी भी आप 1 लाख रुपए सैलरी वाले के बाद भी 3,000 निकाला है, जो हमने देखा कि 6-6 लाख पे चला जो, फिर भी 3,000 उसके भी निकल ही है। 50% ऑफ द लाइबिलिटी, 6 की लाइबिलिटी थी, 3 ही कटा हुआ था। अमाउंट छोटा है लेकिन इसका जो पीछे कॉम्प्लेक्सिटी है वो सैलरी बढ़ने के साथ बहुत बड़ी जाती है। ठीक है, चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शाम हम भी दिखा रहे हैं 15 लाख के हिसाब से लॉस अमाउंट दिखा रहे हैं 12 जैसे कुछ 6 महीने ज्यादा नहीं है, थोड़ी ना डिटेक्ट आपकी कंपनी जो आप बेसिकली जहां आप नई कंपनी में गए, वो जो इतनी तनख्वाह आपको देगी उसको तो उस पर तो टैक्स काटेगी ना। वो जो 15 की जगह 20 दे रहे हैं वो तो 20 पे काटेंगे, तो आपकी जब वो 20 पे काटेंगे तो वो 20 वाली टैक्स तो रिपोर्ट करेंगे 6 महीने की। वो 1 करोड़ 20 लाख तो उन्होंने रिपोर्ट की कि मैंने इस आदमी को 1 करोड़ 20 लाख दिए, तो वो 1 करोड़ 20 लाख इस कंपनी से MIS में आ गए, वो 15 लाख इंटू 6 महीने 90 लाख उस कंपनी से MIS में आ गए। तो 2 करोड़ 10 लाख रुपए जब MIS दिखा रहा है कि सैलरी आपने ली है, और उसके आगे उसका टैक्स का टोटल जो दिखा रहा है, तो जब आप कंप्यूटेशन बनाएंगे तो वो वैसी 25 लाख शॉर्टफॉल है। फंडामेंटल को चेंज कैसे करेंगे? हाँ मैं नहीं बस और कुछ जगहों पे करना भी नहीं चाहिए, अगर आपको पता भी हो जो आदमी इतनी अर्निंग कर रहा है उसको उतना टैक्स देना चाहिए। ये वो टैक्स है जो उसको देना था, ड्यू टू चेंज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट उसको टेम्पररी रिलीफ मिला, उसको ये बात समझनी चाहिए थी कि उसको टैक्स देना है, उसको जेब से देना चाहिए। टैक्स वहां बचाए जब बचने का या किसी को फंडामेंटल फायदा हो, जहाँ जिनके पास है उनसे दिलवाना चाहिए। बिल्कुल ना दे आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, जितनी लाइबिलिटी आपके रिटर्न में आ रही है और आप पे नहीं करेंगे, रिटर्न फाइल नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, एक इस साल से फंड चीज और ऐड हुई है आप लोगों के लिए, सैलरी क्लास के लिए भी जरूरी है। हर वो आदमी जो 1 करोड़ से ज्यादा सैलरी ले रहा है, वो अपनी जो सैलरी स्लैब के मुताबिक जो टैक्स डिडक्शन उसकी होनी है वो तो होगी, प्लस जो उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, टैक्स लायबिलिटी का लफ्ज है, टैक्सेबल इनकम का लफ्ज नहीं है, टैक्स लायबिलिटी बनेगी, उसका 10% सरचार्ज और देगा। सेक्शन 4AB। सर जो रिटर्न अभी आप भर रहे हैं 10 है, अब जो 26 में भरेंगे उसमें 9। सेक्शन 4AB ये आया ही 25 के लिए, तो सरचार्ज है ये फॉर क्या टेररिस्ट अफेक्टिव पर्सन, उनके इसका था ये है ये, बल्कि तो ये 25 में 10% था, 26 में 9%। टैक्स लायबिलिटी का 10% हर इंडिविजुअल और AOP जो नॉर्मल इनकम, जो सैलरी इनकम या बिजनेस इनकम ले रही है या रेंट इनकम है, वो अपनी टैक्स लायबिलिटी के जहां पे टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी, टैक्स लायबिलिटी का 10% और देंगे। और ये 10% अगर आप एम्प्लॉई हैं और आपकी तनख्वाह 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपका एम्प्लॉयर काटेगा भी, वो सिर्फ 149 नहीं काटेगा, वो अब 4AB का टैक्स भी काटेगा। 4AB, सेक्शन 4 छोटा AB। चलो ये नहीं जाएगी ना। हाँ 25 में 25। ठीक है, ये एक हेड ऑफ इनकम है सैलरी जिसको हम कहते हैं। दूसरा, ऑर्डिनेंस जो कानून लिखा हुआ है ना, उसका 70 से 74% जो उसमें अंग्रेजी है सेक्शंस है,
वो एक सेक्शन के गिरते हैं, वो सेक्शन कह रहा हूँ सॉरी, एक हेड ऑफ इनकम के गिरते हैं, वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस। कि बिजनेस से जो आप कमा रहे हैं उसकी टैक्सेशन कैसे हो। 74% जो सेक्शन है उसमें इंग्लिश है और सारी चीजें हैं, वो इस हेड को कवर कर देंगे। ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया, कॉम्प्लेक्स है नहीं। इसमें ये पहले बताया गया कि बिजनेस क्या होगा, बिजनेस की इनकम क्या होगी, बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट में एक्सपेंसेस कौन से आपको टैक्स में अलाउ होंगे, कौन से नहीं होंगे। जो अलाउ नहीं होंगे अकाउंटिंग में भले हो जाए, यहाँ पे उन पे टैक्स देना। फिर उसकी टैक्सेशन कैसे होगी, टैक्सेशन का फंडामेंटल यहाँ भी चेंज है। फंडामेंटल इंडिविजुअल बिजनेसमैन या पार्टनरशिप है, इसके लिए अलग है। फंडामेंटल कंपनीज के लिए अलग है। कंपनीज के लिए फंडामेंटल जो है वो 3 प्रॉन है, 3 टीयर्स है, 3 टीयर्स का है, क्या बोलते हैं उसको, सतों का है, ठीक है, 3 सतों का, 3 लेयर्स का है, ठीक है। फंड इंडिविजुअल और एओपी का जो है वो 2 लेयर का सतह, इधर साइड बता रहा हूँ ना मैं। लेयर मैं क्यों कह रहा हूँ, लेयर इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो ये कहते हैं कि जी आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो अलग हो सकती है टैक्स चार्ज से। अब चार्ज क्या चीज है, चार्ज वो चीज है जो मेरी इनकम के ऊपर टैक्स बनता है, ठीक है। मेरी बिजनेस इनकम को मैं इस तरह डिफाइन करता हूं कि मैंने सेल की थी 1 अरब रुपए की, टैक्सेबल इनकम है मेरी 10 करोड़ रुपए की, मेरे टैक्स जो बना उस पर वो बना जो भी मैंने एक्सपेंसेस करके जो निकाल के वो हार्डली 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। कंपनी अगर मैं हूं तो वो कहते हैं कि आप 1 करोड़ रुपए पे नहीं करेंगे अभी फौरन, आप पहले कंपेयर करेंगे कि जो आपकी सेल है उसका 1.25% कितना है, 1.25, ठीक है। वो आप कैलकुलेट करेंगे। फिर आपकी जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसका 17% एसीटी, ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स 113C, वो आप कंप्यूट करेंगे और उसके बाद जो आपकी ये टैक्सेबल इनकम पे लायबिलिटी निकली है इसको कंपेयर करेंगे और इन तीनों में से जो ज्यादा होगी वो पे करेंगे। दैट इज कॉल्ड 3 लेयर ऑफ टैक्सेशन। नहीं आएगी सर अब इतनी जल्दी तो, आप सुन रहे हैं प्रोसेस कर रहे हैं, ये भी बहुत है, ये इतना आसान नहीं है, ये फंडामेंटली कॉम्प्लेक्स है। 1.25 113 का जो है एसीटी, ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स 113C, 17% ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्स लायबिलिटी जो आप कंप्यूट करेंगे। अगर कंपनी 29% होगी आपकी टैक्सेबल इनकम की, वो whichever is higher पेमेंट ये, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड 3 लेयर ऑफ टैक्सेशन। कंपनी में क्या है, कंपनी में कहते हैं यार देखो जब तक तुम्हारा मामला 10 करोड़ तक नहीं जाता जो टैक्सेबल इनकम पे लायबिलिटी है वही है, सिंगल लेयर है। लेकिन जब 10 करोड़ से आप इंडिविजुअल या यूपी आपकी सेल बढ़ गई तो फिर आपके ऊपर वो 1.25% वाला भी फॉर्मूला आ जाए। अब आप एक्चुअल लायबिलिटी या 1.25% ऑफ सेल, इन दोनों में से कोई एक देंगे, इसलिए ये 2 लेयर ऑफ। इसमें एसीटी नहीं है, एसीटी सिर्फ कंपनी पे लिमिटेड लायबिलिटी पर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है, कभी समझने की जरूरत नहीं है, मैं एक फंडामेंटल खाली पास ऑन कर रहा हूँ, सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें इस तरह वर्क करती है। सॉरी नहीं समझा है। कंपनी से मुराद हर वो एंटिटी है जो कि कंपनीज एक्ट 2017 जो अभी का, वैसे कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के अंडर में रजिस्टर्ड। एक चीज और भी है, टैक्स लॉ कंपनी उन ट्रस्ट को भी मानता है जो एनजीओ एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी फॉर ऑल विद होल्डिंग पर्पसेस कंपनी का है, ठीक है। लेकिन कंपनी एक्चुअली वही है जो कि कंपनीज एक्ट 17, ठीक है। कानून वहां तक वही है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वही है, कंपनी टू कंपनी, ठीक है बॉस। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। अगर लॉस होगा तो इनकम जो है वो रेवेन्यू हो जाएगी, क्योंकि 1.25 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर ये फंडामेंटल थोड़ा वेरी करेगा। एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस अलाउ होंगे कौन से नहीं होंगे। कानून कहता है मैं सारे एक्सपेंसेस आपको अलाउ कर दूंगा जो आपने किए, लेकिन ये 4-5 चीजें उसके अंदर अगर होंगी तो मैं नहीं दूंगा। पहली, कैश में अगर एक्सपेंसेस पे हुए हैं तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस साफ साफ कहता है कि कैश के एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होंगे, सिवाय इसके जो सैलरी मिनिमम वेज वाली है 32,000 है अब तो, चाहे 36,000 में तो नोटिफाई हो गई है, ठीक है। 32 कानून में भी 32 ही है, इन्होंने नोटिफाई 36 कर दी होगी या 37 कितनी की है अभी, 40 कर दी है, 32 ही है इसमें।
32,000 तक अलाउ कर दूंगा कैश में सैलरी, इससे ज्यादा नहीं। बिजली के बिल अलाउ कर दूंगा कैश में, टैक्सेस अलाउ कर दूंगा कैश में, बस। बाकी सब क्रॉस बैंकिंग चैनल से पेमेंट होनी चाहिए। और फिर पैडी की जरूरत है ना, वो सर पेटी कैश कुछ नहीं होता। पेटी कैश के अंदर क्या चीज होती है? एक्सपेंस। पेटी कैश तो है, एक पूल है। पूल के अंदर से आप पेमेंट कर रहे हैं किसकी? एंटरटेनमेंट की, छोटी छोटी रिपेयर मेंटेनेंस की, फ्यूल की। है तो वो एक्सपेंस का हेड, वही पेटी कैश के एक्सपेंसेस अपने मेन हेड में जाके पार्क होते रहते हैं, वहां जाके इतनी बड़ी लिस्ट बन जाती है। तो उसने इसीलिए बोला भाई क्रॉस चैनल। क्रॉस चैनल में चेक ऑनलाइन दोनों चलेगा। सर हर छोटी चीज के लिए क्या चेक दे दूसरे को इसको भी? सब कानून तो यही कह रहा है, अब क्या करें? सर कानून से तो नहीं लड़ सकते, कानून से तो नहीं लड़ सकते। कॉन्ट्रैक्ट लेबर होती है तो के लिए फिर क्या कॉन्ट्रैक्ट लेबर की पेमेंट किसको होती है? मुश्किल हो। तो कॉन्ट्रैक्टर को तो चेक से करनी पड़ेगी। वो तो सिंगल पेमेंट है भाई, वो तो होनी चेक से। वो तो कॉन्ट्रैक्टर आगे लेबर को देगा। आप अपने उसको एम्प्लॉई जो है उनको 32,000 रुपए कैश दे सकते हैं जो आपके अपने पेरोल पे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट भी वो तो वो फिर वो भुगतेगा। लेबर कॉस्ट मेंशन कर दिया तो वो भी सॉरी नहीं समझा मैं। लेबर कॉस्ट मेंशन करके तो हमारे एक्सपेंसेस में आएगी या एक्सपेंस में आएगी ना, लेबर कॉस्ट तो है, लेकिन कैश में दिया तो करे, ऑडिट होगा तो वो डिसअलाउ कर देगा। पेमेंट होगा तो इससे अलाउ डिसअलाउ हो गया, कानून में अनएक्सेप्टेबल ही है। हम रिटर्न में हमने डाल दी ना, हमने भर दिए। अब वो रिटर्न अगर ऑडिट में नहीं उठी किस्मत आपकी, उड़ गई तो डिसअलाउ हो जाएगी स्ट्रेट। तो कानून ने मना किया इसीलिए डिसअलाउ होगी, वरना तो नहीं होती। वो उनके पास क्या ग्राउंड है डिसअलाउ करने। ठीक है। दूसरा वो कहते हैं कि जी हमने आपको कहा कि आप पेमेंट करें एक्सपेंसेस की, उसमें आपको हमने कानून के तहत कहा कि टैक्स काटना है आपको। जैसे सैलरी पे काटना है 149, गुड्स एंड सर्विसेज 153 में काटना है, 1A 1B 1C। ठीक है। उसके अलावा एक्सपेंसेस और कौन से हैं? कमीशन पे काटना है 233 के। और किस में आते हैं? वो टाइप रिव्यू पे आते हैं, सॉरी सर, सर्विसेज पे आते हैं। 153 1B 153 में गुड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट तीनों कवर होंगे, 1A गुड्स 1B सर्विस 1C कॉन्ट्रैक्ट्स। एड वगैरह देते हैं सर, मतलब वो तो सर वो भी इसी में ही है ना सर, एडवर्टीजमेंट भी 1B में ही है। 153 के 3 हिस्से, 1A 1B 1C। 1A डील करता है पेमेंट फॉर गुड्स, 1B पेमेंट फॉर सर्विसेज, 1C पेमेंट्स अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। सब आएंगे इसी में, जो कुछ आप बिजनेस एक्सपेंस करेंगे 90% इन तीनों में गिरेंगे। एक्सपेंस तो बिजनेस के जो है वो सब में क्लेम होंगे ना, सब में, सब में। वी आर नॉट गोइंग टू मेक समथिंग अमेंडमेंट्स। I'll do it, I'll do it। वो तो सब में होगी, उसका इशू नहीं है। सिचुएशन ये है कि वो एडमिसिबिलिटी किस वक्त हो रही है। हमने कहा कैश, दूसरा हमने क्या कहा कि अब कि अगर टैक्स विथहोल्ड होना था तो टैक्स कट के पेमेंट होगी तो अलाउ होगा, वरना वो डिसअलाउ। सही है। ये फंडामेंटल्स हमारे पास बिजनेस के आपके पास जो है वो डील होंगे प्रॉफिट टैक्सेबिलिटी। हमारे पास उसके बाद कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन जिसका नाम है जैसे कैपिटल एसेट के ऊपर गेन, हमने कहा पहले कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में इनकम का होना जरूरी है। अब कैपिटल एसेट की ट्रांजैक्शन में क्या होगा? तो कैपिटल एसेट की ट्रांजैक्शन को उसने 200 में तकसीम किया है कि आपके कैपिटल एसेट में दो होंगे, एक तो इमूवेबल, एक मूवेबल। इमूवेबल कौन से एसेट है आपके कैपिटल? गैर जमीन, प्लॉट, फ्लैट, हाउस। नहीं, ये मूवेबल है। वेयर हाउस, वेयर हाउस, यस यस। इमूवेबल, इमूवेबल की टैक्सेशन कैसे होगी? इमूवेबल की टैक्सेशन अब बहुत आसान हो गई 2025 से, उससे पहले होल्डिंग पीरियड पे थी कि आपने इतने पीरियड तक अगर इमूवेबल रखा और फिर बेचेंगे तो उस पर जो भी गेन होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 2025 यानी 1 जुलाई 24 के बाद से जो भी प्रॉपर्टीज खरीदी गई और जब भी बिकेंगी, जब भी उन पे जो भी गेन आएगा उस पर 15% टैक्स हो, फ्लैट, कोई एग्जम्पशन नहीं है। आप अगर अब कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो ज़हन में रख के खरीदिएगा कि जब भी बेचेंगे तो उस पर जो भी गेन होगा वो 15% पे टैक्स होगा। ये के बाद जो गवर्नमेंट की जो वैल्यू है और आपने जो दिया सेल किया उसका डिफरेंस। गवर्नमेंट की वैल्यू और जिस पर आप सेल डीड बनाएंगे उसका डिफरेंस। हम डिक्लेयर ही मार्केट वैल्यू पे कर रहे हैं, तो आपको फिर बायर भी मार्केट वैल्यू का ढूंढना पड़ेगा, आपको बायर नहीं मिलेगा। ठीक है, वो भी तो आपने बताया, वो पंप भी दिखाएगा।
आपको बायर नहीं मिलेगा, व्हाइट का बायर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। डीएचए में भी 4 केसेस फंसे हैं ऐसे ही। तो इसमें ये फाइनल फाइनल और फाइनल का नहीं होगा, व्हाइट का केस है, 15% जो है ये काले में नहीं फ्लैट है। सर ये थोड़ा बाइक वाला केस बताएं कि बाइक क्या क्या यार डीएचए की एक प्रॉपर्टी 5 करोड़ की थी, कागज में एफबीआर वैल्यू है, ठीक है, उतने में रजिस्ट्री कर लें। अब एक साहब आए वकलमंद थे बहुत, मेरे पास बहुत पैसा टैक्स पे किया, 14 करोड़ की उसकी मार्केट थी, उन्होंने 14 करोड़ डॉक्यूमेंटेड पे ले ली, टैक्सेस 14 करोड़ पे पे कर दिए। बिल्कुल सही किया भाई, आपके पास थे आपने ले लिया, अब 14 करोड़ आपने ले तो ली, अब आप उसको बेचने जाएंगे तो आप कौन सा आदमी ढूंढेंगे जो 14 करोड़ दे तो सही उसके। एफबीआर में कागज की वैल्यू 5 करोड़ है, 50 आदमी मौजूद है कि 5 करोड़ कागज पे ले लूंगा मैं। आप कैसे दिमाग मानेगा कि 14 करोड़ की जो एक चीज परचेज हुई है कागज पे, जिसपे पीछे टैक्सेस पे 14 करोड़ पे हुई, आप उसको 5 करोड़ पे सेल कर देंगे कागज में। अब आप ढूंढे व्हाइट वाला बायर जिसके पास 14 करोड़, वैसे आप जैसा व्हाइट वाला कोई तभी बिकेगी अब वो। वरना 5 करोड़ में बेच के क्या 9 करोड़ का लॉस दिखाएंगे। अपने दिन नहीं, वो आपको 14 करोड़ पूरे दे देगा, 5 करोड़ कागज पे पे ऑर्डर दे देगा, बाकी 9 करोड़ कैश दे देगा। वो कैश क्या दिखाएंगे आप। रजिस्ट्रार तो बोलेगा भाई मेरे पास तो 5 करोड़ का कागज है ना एफबीआर वाला, 5 करोड़ में आपने बेची है, अब वो 9 करोड़ का घर में रखेंगे आप, बैंक में जमा कराएंगे, बोलेगा नहीं ये तो प्रॉपर्टी का पैसा थोड़ी है, आपने तो खुद लिखा कि आपने 5 करोड़ की बेची है। सर आपने क्या मसला है हमें टिकट के नाम से मार्केट एफबीआर एफबीआर वैल्यू टिकट एफबीआर पर डिक्लेयर करो। क्या शेयर घर में रख लें घर में थोड़ी, जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उससे पहले आप उसके खर्च को पहले सोच लेते हैं। आपने कि कोई और आप तो और प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं जब भी आप ये बेच रहे हैं, तो जब आप वो लेने जाएंगे तो वहां भी तो कैश ही देना पड़ेगा, वो भी तो आपसे ये कहेगा कि कागज पे वाले पे लूंगा बकिया कैश है। पैसे तो आपको तो बिकती चीज उसी वक्त है जब आप नहीं लेने जा रहे होते। वो कोई सर कोई नहीं ट्रांजेक्शन करता ना, प्रॉपर्टी बिकती उस वक्त है जब या तो दूसरी ले रहे हो या वो बट रही होती है फैमिली मेंबर्स में, दोनों सूरतों में मामला तय हो जाएगा। बटने में भी कैश बढ़ जाएगा, बिखर जाएगा, बिकने में भी बिक जाएगा। दोनों पार्टी एक हाँ, तो उसके बगैर ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया ना, एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है अभी भी, ये चैलेंज खड़ा हो जाएगा, आपका पैसा स्टक हो गया उसमें, अब आप ढूंढे 14 करोड़ का बायर। ठीक है, अच्छा दूसरा कैपिटल गेन के अंदर जो एलिमेंट है वो शेयर्स का है, जो लिस्टेड कंपनी के इसके शेयर। प्रॉपर्टी और दूसरा मैंने कैपिटल गेन की बात की, कैपिटल गेन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, और दूसरा अब मैं बता रहा हूँ शेयर्स का। कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट क्या है, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स, ओनरशिप। शेयर्स क्या है, डीड ऑफ टाइटल। मेरे शेयर का मतलब मेरे डीड ऑफ टाइटल है, मैं मिल्क मालिकाना हुकूक है। शेयर्स का भी यही मामला है, स्टॉक में अब जो भी शेयर आपने 1 जुलाई के बाद से खरीदे, जो भी गेन होगा 15% फ्लैट। अल्लाह अल्लाह खैर सर, सर 15 है सर, अभी म्यूचुअल फंड में तो 25 हो गया है, डिविडेंड का एलिमेंट जो आया वो 25 पर आ गया है। अच्छा एक चीज छोटी सी और है, हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, वो छोटी सी चीज जो होगी हमारे पास, वो 7E सुना होगा आप लोगों ने भी, और 1% प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का जो है वो भी इंशाल्लाह करेंगे। वो एलिमेंट ये है कि जी अगर आपके पास आइडल प्रॉपर्टीज हैं जिन पे आप ना रेंट दे रहे हैं ना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, तो उसकी जो भी एफबीआर वैल्यू उसका 1% आपको हर साल देना है। ठीक है, सर उसको अलग से फाइल करना पड़ता है नहीं वो रिटर्न के अंदर ही कैपिटल एसेट का टैब है, उसमें फॉर्म के अंदर ही टैब है, वहीं से वो कैलकुलेशन लेता है उसको। सही, की साइज की लिमिट है घर का साइज उसके वैल्यू पे लिमिट है कि 2.5 करोड़ तक की टोटल वैल्यू से अगर ज्यादा होगी तो होगा, चाहे एक प्रॉपर्टी या एक से ज्यादा आपके बारे में। अगर 2.5 करोड़ से ज्यादा होता है उसमें मार लो 2.5 करोड़ से ज्यादा टोटल होगी, एक प्रॉपर्टी अलाउ है उस पर नहीं होगा, एक से ज्यादा अगर हुई तो 2.5 करोड़ से अगर ज्यादा निकल गए आप एक हटा के तो आप पे टैक्स लगेगा, वरना नहीं। सर अगर वर्ड बढ़ते वो नोटिस जो आता है उस सैलरी के यार नहीं भरने का चैलेंज दूसरा है, अगर आप बेचने जाओगे तो रजिस्ट्रार को सर्टिफिकेट मांगेगा 7E का, आप नहीं दोगे तो ट्रांसफर नहीं होगा, ये ज्यादा मसला है, नोटिस वोटिस तो बाद में आएगा। सही, कैपिटल गेन इनकम को क्लासिफाई करके इस तरह के इनकम आएगा गेन निकाल सर अब चाहे वो कैपिटल गेन कंपनी गेन करे या इंडिविजुअल गेन करे यूपी गेन करे टैक्सेशन ऐसी है फंडामेंटल सेम है। मैं सवाल को थोड़ा सा मैं पहुंच नहीं पाया, दोबारा दोबारा। सर मैं तो यार हाँ हाँ, कैपिटल गेन हेड है आपको बता दें कि गेन किस तरह आप कंपनी है वो कैपिटल गेन के जरिए हमारी इंडिविजुअल कैपिटल गेन के थ्रू क्या बिजनेस है कंपनी का, कंपनी एक रुपये का नहीं कैपिटल गेन वो बिजनेस नहीं हो सकता ना उसका, आप ट्रेडिंग कैपिटल गेन एक्चुअली बिजनेस नहीं है उसका। सर कॉर्पोरेट है उसकी मूवेबल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसमें ठीक गेन है। गेन आ गया ठीक है ठीक है ठीक अब है उसका मतलब फाइनेंशियल रेगुलेशन गेन दिखा दिया ठीक है ठीक है। आप अपने टैक्स रिटर्न के अंदर उसको शो करेगा यार कैपिटल गेन की ट्रीटमेंट सबके साथ एक जैसी होगी, प्रॉब्लम ये है कि उसकी बिजनेस एक्टिविटी तो नहीं है, अब एक कंपनी है जिसका काम ही प्लॉट डेवलप करके सेल करना है,
काम तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का कर रही है, लेकिन ये तो उसकी बिजनेस एक्टिविटी है ना, प्लॉट उसकी इन्वेंट्री है, उसका कैपिटल एसेट नहीं है। कैपिटल एसेट तो वो है ना कि जिसको आप बिजनेस की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपने उसको रिटेन किया प्रॉफिट के लिए। जब प्लॉट ही बेच रहा है तो प्लॉट इन्वेंट्री है भाई उसकी, समझ रहे हो, तो वो बिजनेस में चला जाए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो बाकी चीजें जो ऊपर नहीं है, जैसे प्रॉफिट ऑन डेट जिसको इंटरेस्ट कहते हैं, डिविडेंड हो गए या कोई और सोर्सेज है, वो उसमें हमारे पास कवर होंगी। उनका फंडामेंटल प्रिंसिपल सीधा है। डिविडेंड अभी तक 15% फाइलर, 30% नॉन फाइलर पे फाइनल है। इंटरेस्ट प्रॉफिट ऑन डेट दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। 50 लाख रुपए तक अगर साल में इंटरेस्ट आ रहा है तो 20% पे फाइनल है, वरना 50 लाख से ऊपर चले गए तो नॉर्मल बिजनेस वाला रेट लगेगा। ये अब जहन में रख लीजिए। फिर दोबारा करें। इंटरेस्ट 50 लाख से ज्यादा है, नॉर्मल बिजनेस का रेट लगेगा। 50 लाख से कम है तो 20% जो टैक्स बैंक ने काट लिया उसको फाइन। 20% फाइल है ना फाइल। सर फाइलर 40% नॉन फाइलर, 15 था पहले, अब 20 हो गया है। फिर 50 लाख से ज्यादा वो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज बिजनेस वाली स्लैब, कितना इनकम में चल जाए? वो बिजनेस इनकम से। ऐसे कम हो तो बैंक काटता है 20%। यस। अच्छा, हमारे पास जो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है, हम अपने पास स्टार्टअप जिस तरह कोर्स का नॉर्मली रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, कि नया आदमी अगर आपको रजिस्टर करना है, कोई भी आपसे पास रजिस्ट्रेशन का है, वहां से लेके हम स्टार्ट लेते हैं। ऑर्डिनेंस का फ्लो लेते हैं, आईआरएस की फाइलिंग तक हम इसको लेके जाते हैं, कंप्यूटेशन और सबमिशन तक लेके जाते हैं। अगर आप में से कोई वॉलंटियर करता है तो हम उसका रिटर्न भी क्लास को सबमिट करते हैं, लेकिन ये सोच के कि ये रिकॉर्डिंग में आती है, तो ये रिकॉर्डिंग अगले 9 महीने तक लोगों के साथ शेयर होगी, तो आपका रिटर्न भी साथ साथ शेयर हो रहा होगा। सो वॉलंटियर जो भी करना चाहेगा वो सोच के करे, बाद में ऐसा ना हो कि कुछ उसको ऑब्जेक्शन है कि मेरा रिटर्न जो है वो एक केस स्टडी के तौर पे चल रहा है। दैट शुड नॉट बी द केस। ये प्रोसेस हमारे पास कंप्यूटेशन का था। आपका हिस्सा रिटर्न फाइलिंग तक है। आपने अपना रिटर्न फाइल कर दिया, आपका रोल खत्म हो गया। अब रोल स्टार्ट होता है उसके बाद एफडीआर का। वो आपके रिटर्न के ऊपर कोई चीज़ ऑब्जेक्शनेबल देखेगी, आपको नोटिस करेगी, आपको नोटिस का जवाब देना है। आपका ऑडिट भी ओपन हो सकता है, आपको ऑडिट को किस तरह डील करना है वो सारा प्रोसेस में हम कुछ ना कुछ के अंदर आपको, नोटिस के नेचर्स क्या होती है, जवाब देने का एक सिस्टम क्या हो सकता है, जवाब किस तरह दिया जा सकता है वो होगा, ऑडिट का किस तरह दिया जा सकता है। उसके बाद अगली साइकिल है अपील की, कि अगर आपका जवाब एफबीआर को पसंद नहीं आया, सब्सटेंशिएट नहीं हो सका, तो आपके खिलाफ ऑर्डर करेंगे वो, कि जी आपका ये गलत है, आप पे इतना टैक्स बनता है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ऑर्डर को लेके आप चले जाएं अपील में कि नहीं हम चैलेंज करते हैं, या आप ऑर्डर को मान के पे कर दें। अपील में जाएंगे तो अपील का फोरम आप इस साल से पहले तक, लास्ट साल 1 साल ये रहा है कि 2 करोड़ से ऊपर इनकम टैक्स के सारे ऑर्डर और 1 करोड़ से सेल्स टैक्स ऑर्डर ट्रिब्यूनल में फाइल होते थे। सही है। उसके नीचे वाले कमिश्नर अपील के पास थे। इस साल से कानून फिर बराबर हो गया, आप पहली अपील फाइल करेंगे कमिश्नर अपील के पास, अगर उसमें भी हार गए तो ट्रिब्यूनल, उसमें भी हार गए तो हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। ये स्ट्रीम है लीगल रेमेडीज की। एक स्ट्रीम इसके अलावा भी है, आपका ऑर्डर हो आप टैक्स ओम्बड्समैन के पास चले जाए सीधा, फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन, मोहतसिब टैक्स मोहतसिब के पास। उसमें रिस्क है, रिस्क ये कि अगर आप मोहतसिब से हार गए तो आपके पास फिर अगला फोरम सदर पाकिस्तान है, और कुछ नहीं है। तो इसलिए बेहतर है अपील वाला फोरम लें, कम से कम 4-5 स्टेप तो है, 10-12 साल तो आपके निकल जाएंगे। ये लास्ट ईयर तक था, अब आप इसको जहन से निकाल दें। अब अगर कोई ऑर्डर होगा तो वो फ्लो वही रहेगा, कमिश्नर अपील, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये लीगल रेमेडीज है। नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का पार्ट। अपील जो है वो एफबीआर का हिस्सा। आपको कितने रुपए का भी ऑर्डर का मसला आप कोई मसला नहीं है, आप अपील में ही जाए, ताकि आपके पास एक स्टेज ऑफ रेफरेंस और रहे। टैक्स ओम्बड्समैन में रिस्क यही है, अगर उसने आपका रिजेक्ट कर दिया केस, फिर सिर्फ सदर पाकिस्तान है, फिर कोई रेमेडी नहीं, खराबी पैदा होती है। सेल टैक्स में या इनकम टैक्स आपने दोनों अपील अभी तो सिर्फ में, हाँ सिस्टम यही अपील का सिस्टम सब अब यही है। स्पोर्ट्स के बाद इस लेवल पे आ जाएगी कि हम अपील की करेंगे सही। नहीं, आप इस लेवल पे जरूर आ जाएंगे कि आप एक बेहतर लेवल पे असिस्ट कर सकें, लेकिन अगर मैं ये कहूँगा नहीं आप इस लेवल पे आएंगे, अपील फाइल करके अपील कंटेस्ट भी कर लेंगे, तो वो थोड़ा सा एग्जिजरेशन। हाँ ये जरूर होगा कि आपको अपील फाइल करनी आ जाएगी, अपील फाइल कैसे होनी है, अपील के फंडामेंटल्स डिस्कस करना आ जाएंगे। लेकिन फौरन ही आप खुद से जाके कमिश्नर के पास अगर केस चाहेंगे कि मैं कंटेस्ट करूं, तो प्री मेच्योर होगा, वो केस खराब हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस है, आप 10-12 केसेस किसी के साथ कर लेंगे अपील के, फिर आप चल पड़ेंगे, लेकिन आप फाइलिंग तक आपके पास साफ है। मैक्सिमम जितने आते हैं
रियल टाइम नोटिस आपको मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो फर्म से करता हूँ, तो मेरे पास वो एक कह लें इंटरमीडियरी है। तो इंटरमीडियरी अकाउंट में मेरे पास जितने क्लाइंट है 250 से 300, उन सबके मुख्तलिफ नोटिस हैं। तो मेरे पास पूल वैसे ही बना हुआ है, तो मैं आपको हर नस्ल का नोटिस दिखा सकता हूँ कि किस नस्ल में कौन सा नोटिस आता है। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ आया हुआ ही है। नहीं, हो जाएगा, ये 2.5 महीने में हो जाएगा, प्रोवाइडेड ये इस साथ चलना पड़ेगा थोड़ा ट्रैक से। अगर कहीं कोई पीछे रह गया तो फिर चैलेंज हो जाता है। ये जो फंडामेंटल है ना, ये थोड़ा सा तंग करता है, बस एक थोड़ा सा 5 मिनट इस पे लगाते हैं, और देन फिर अपने आप को थोड़ा सा बाइंडिंग अप की तरफ लेके चलते हैं। नॉर्मल टैक्सेशन, फाइनल टैक्सेशन, मिनिमम टैक्सेशन, टर्नओवर टैक्सेशन, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन। नॉर्मल सैलरी पे टैक्स खड़ा, नॉर्मल बिजनेस के नॉर्मल स्लैबिंग, सही है। फाइनल, ये फाइनल जो है अब तकरीबन खत्म हो गया है। अब इस वक्त फाइनल खत्म हो चुका। एक आइटम है, बल्कि एक भी नहीं, मैं बोलता 2 आइटम है जिसको आप फाइनल कर सकते। पहला, डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स कटा वो फाइनल है, मजीद कुछ नहीं देना चाहे डिविडेंड के तरफ। दूसरा, आईटी एक्सपोर्ट के ऊपर फाइनल है, ठीक है। एक्सपोर्ट इस साल से नॉर्मल हो गई है, पहले फाइनल थी। सिचुएशन ये है कि ये फाइनल टैक्सेशन का मतलब है, फाइनल टैक्सेशन का मतलब है कि अगर आपका टैक्स कोई फंडामेंटली कट गया तो उसके अलावा कोई टैक्स और नहीं देना, यू आर डन। अब हमारे पास जो सबसे बड़ा एरिया ऑफ टैक्सेशन है वो मिनिमम है, और मिनिमम बहुत खतरनाक चीज है। मिनिमम ये कहता है कि जो टैक्स कट गया किसी भी लेवल पे वो तो आपने दे दिया, लेकिन अगर आपकी लायबिलिटी इधर तक आ गई, नॉर्मल मिनिमम से ज्यादा हो गया, तो इनका डिफरेंस भी देना है। नहीं आएगा, अभी भी नहीं आया, बल्कि ये मिड ऑफ द सेक्शन आएगा मिनिमम। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ ना, आप सप्लाई ऑफ गुड्स पे थे, आपने सप्लाई दी, उस पर आपका टैक्स कट गया 5%, पेमेंट 5% काट के आ गई। जो 5% आपका कट गया वो टैक्स आपकी तरफ से एडजस्टेबल होना चाहिए, ऐसा ही है ना कि भाई जब मेरी लाइबिलिटी नॉर्मल निकलेगी उसमें से वो माइनस कर दो, एक्सेस ले लो। वो कहते हैं नहीं यार ऐसा नहीं है, अगर तो तुम्हारी नॉर्मल लाइबिलिटी इससे ज्यादा निकली तो वो दोगे, और इससे कम निकली तो वापस कुछ नहीं होगा। गए तो गए, वी आर डन, ठीक है। गए तो 5% गए, मिनिमम, दैट इज कॉल्ड द मिनिमम फ्लोर ऑफ द टैक्सेशन। सब पे आ गई है, सब बिजनेस पे आ गई। 5% कटा आपका टैक्स, मैं बता रहा हूँ, 5% टैक्स कट गया, 100 रुपए की ट्रांजेक्शन में 5 रुपए कट गए, 95 आपको मिल गए, दैट्स इट। सर थोड़ी कन्वर्सेशन लंबी हो गई। 100 रुपए पे 5 रुपए कट गए, 95 आपको मिल गए, आपने अपनी लाइबिलिटी कंप्यूट की, वो निकली फॉर एग्जाम्पल 7 रुपए, ठीक है। तो जो 5 कटा वो तो गया 2 और देने, समझ में आती है बात? नहीं, आपने कंप्यूट की, वो निकली 3 रुपए, 5 कटे में, तो होना क्या चाहिए? वापिस कुछ नहीं मिलेगा, 5 रुपए पे लाइबिलिटी खत्म। मिनिमम है सर, मिनिमम, नो रिफंड, that was it is called arbitrary। सर इसलिए सैलरी में सवाल आ, अब इसे रिलेटेड केस आया सर, विरोधी के ज्यादा और टैक्स बढ़ रहा है, सैलरी की तरफ कम 26,000 का डिफरेंस आ रहा है, वो तो क्लेम हो सकता है, मैं वो भी डिफरेंट नहीं, सैलरी भी अंदर से आए, सैलरी में जो कॉर्पोरेट या एम्प्लॉयर सैलरी का टैक्स नॉर्मल का, वो मिनिमम का नहीं है, उस पर रिफंड बनेगा। हाँ, ये बिजनेस का केस है, ये सारे सिनेरियो बिजनेस पे, ठीक है। सैलरी तो नॉर्मल का है यार, तो रिफंड है। बिजनेस में जो कट गया हो गया, वो डूब गया। इसीलिए आपका रोल ये है कि सही टैक्स काटें अगलों का, गलत कट गया किसी बेचारे का, कम कट गया तो ठीक है, ज्यादा कट गया तो रुल जाएगा, मिलेगा नहीं। टर्नओवर वाला सर, वो 113 1.25% की जो बात हमने की थी, अगर आपका बिजनेस 1 करोड़ रुपए का बिजनेस सेल आपने की, ठीक है, और एंड ऑफ द डे आपको लॉस हो गया, 2 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, नॉर्मल टैक्स तो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। आप बिजनेस में सेल कर रहे थे नॉर्मल रिटेलर्स में, विदहोल्डिंग भी कुछ नहीं हुई, मिनिमम भी कुछ नहीं आया, तो आपको ये 1.25% ऑफ सेल देना है। जो 1.25% ऑफ सेल है वो टर्नओवर टैक्सेशन है। जो मैंने 3 लेयर्स में बात की थी ना आपकी, वो फर्स्ट, सेकेंड,
एक अरब तो लग रहा है, एक अरब तो लग जाएगा। 1 अरब पे 1.25 करोड़। सवा सवा जो है वो एक आदमी जो 1.25% कटेगा वो यही वो ये कटेगा नहीं, वो आप जेब से दे रहे होंगे टर्नओवर टैक्स से 113 का। प्रॉफिट तो चाहे लॉस हो मैंने यहाँ भी direct- मैंने तो बोला लॉस है, प्रॉफिट होगा तो फिर आप यहाँ पर आ गए ना इन दोनों पे, नहीं ठीक है। 1.25% पीछे रहेगी, 1.25% तो वहां आता है जब आप लॉस दिखा रहे हैं, लॉस लॉस में भी टैक्स देना है। टैक्स दे रहे हैं सर, जी। ये तो, आप गवर्नमेंट को वोट चाहिए ना। भाई गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एक आदमी 5 साल से लॉस में चल रहा है, क्या ये मुमकिन है कि एक बिजनेस 5 साल लॉस में रहे, वो बंदा बैंकरप्ट भी नहीं हुआ, वो बंदा ये अपना वो लाइफ स्टाइल भी मेंटेन कर रहा है? मजाक है ना फिर तो। ये सरकार के साथ आप मजाक करोगे, सरकार ऐसे मजाक आपके साथ करेगी। सिंपल है। तो आपने कहा कि एक्सेस जमा हो गया तो वापस इनको एडजस्टेबल भी नहीं है, एडजस्टमेंट यही हो गेज में कम से बिल्कुल नहीं है। एडजस्टमेंट होगा और आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो शायद आपको कुछ मिल जाए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे अभी एक रिसेंटली आया था, हमारे रेमिटेंस अगर आती है बाहर से, उससे टैक्स कटा था, बिल्कुल होता आपकी एक्टिविटी क्या है, एक्सपोर्ट है किस चीज की? फैब्रिक। फैब्रिक की एक्सपोर्ट है, ठीक है। लास्ट ईयर तक हमारा बिल्कुल कटा था 1%, उस पे आप फाइनल हो गए। टैक्सेशन वगैरह कटिए, लेकिन अब इसके अलावा एक एडवांस टैक्स भी विथहोल्ड के एडजस्ट कटेगा। जैसे अगर 1 लाख रुपए की पेमेंट आई है तो उन्होंने 1% वैल्यू काटा हमारा, और टैक्सेस ईडीसी वगैरह सेल टैक्स वगैरह एडवांस विथहोल्ड भी ये काट लिया कि दोनों एक साथ चलेंगे, तो उसकी भी कैलकुलेशन बन के वो भी रिटर्न में फाइनल होगी। तो अब फाइनल नहीं होगी ना आपकी, ये एक्स फाइनल आप थे 24 तक, ये रिटर्न आपकी पहली है जो 1% मिनिमम है। आप प्रॉफिट पे जाओगे नॉर्मल या मिनिमम, आप भी अब मिनिमम पर आ गए। जो आप एडवांस टैक्स है ना, वो जब फाइनल थे तो वो रिफंड में कन्वर्ट होता था, अब नहीं कन्वर्ट होगा। नहीं सर, ये एडवांस में वाली गई बात है। यार, एक्सपोर्ट वालों के साथ ही आधा % का कुछ एक एलिमेंट इनके साथ और देगा। वन तो वो डिडक्शन होनी है 152 में। रिडक्शन तो होती है, मगर जैसे ना हमारा 18% जीएसटी रिटर्न है, जिस चीज की बात नहीं हो रही है, इनकम टैक्स। जैसे रिटर्न है 18% जीएसटी हमें सरकार ऐसा ही ऐसा ही। तो इस तरह से ये भी कहा गया था कि एडवांस टैक्स अब ये आपके पास कुछ भी नहीं है ऐसा। बेनिफिट्स नहीं आए, आप कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है आप। उस टाइम तक आप नॉर्मल हो गए, एंजॉय करें अब आप। और सही है एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स यार एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन जो है ये, अब आप किसी ऐसे एंटिटी में जिसपे स्पेशल एग्जाम्पशन है, आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में थे, फाइनल थे 1% पे, लेकिन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर ही कोई बॉन्डेड वेयर हाउस का काम है, ना लेना ना देना है, तो इनकम तो वैसे एग्जाम्प्ट हो गई। दूसरा जो ट्रस्ट एनपीओज एनजीओज हैं, वो जो भी उनका सरप्लस बच जाता है वो टैक्सेशन से आउट है। पेंशन में इसके अलावा अगर बाउंडेड के अलावा और उसमें क्या है सर क्या होता है और ये कितने मिलता है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है। जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उनके पास कोई एग्जाम्पशन नहीं है, ना मिलेगी। ये तो 4 महीने मिलती है, हम अपना टैक्स काट के खुद जमा करा देंगे सर वो एग्जाम्पशन तो नहीं हुई ना, वो आपने जो टैक्स कटना था एडवांस में जमा करा दिया है, वो एग्जेम्पशन फ्रॉम विदहोल्डिंग है। जी हाँ हाँ, वो लास्ट रेवेन्यू को 10% बढ़ा के, उसके जो प्रॉफिट होगा 10% बढ़ा के उसको बोल देंगे इतना एडवांस जमा करा दो। गवर्नमेंट का उनका कानून का नहीं, उससे कोई बिल नहीं, वो एग्जेम्पशन विदहोल्डिंग की है, प्रॉफिट की एग्जेम्पशन थोड़ी है। वो तो टैक्स आपने जो प्रॉफिट पे देना था वो तो एडवांस में ही दे दिया, तो इसलिए आप पे टैक्स कटेगा नहीं आपकी सेल पे। जब रिटर्न फाइल करेंगे तो लायबिलिटी निकलेगी, प्रॉफिट एग्जाम थोड़ी हुआ, वो तो आपने खुद से कहा कि नहीं है एग्जाम्पशन ले। ऑडिट के कुछ पैरामीटर्स हैं, किन किन सेक्शंस में हो सकता है, फंडामेंटल है ये बेसिकली। जो आप टैक्स भरते हैं वो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू भरते हैं उसको पीएसआईडीज कहते हैं। वो पीएसआईडीज आप अपने रिटर्न की भी बना सकते हैं, आप विदहोल्डिंग की भी बनाते हैं। 149 153 जितने सेक्शंस का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो सारे चालान दूसरों की पेमेंट के आप बना के भरते हैं। 100 रुपए की पेमेंट करनी है तो 5 रुपए का टैक्स काट के आप भरेंगे, 95 रुपए का चेक देंगे। दोनों चीजें आप उसको देंगे तो 100 रुपए पूरे होंगे, 5 का उसका टैक्स भरा हुआ, 95 का चेक, दोनों उसी के, लेकिन आपकी जिम्मेदारी काट के भरना है विदहोल्डिंग एजेंट के तौर पर। यही आपके पास है, withholding statement जमा करानी चाहिए। ये भी उसी का पार्ट है, बिल्कुल ऐसे ही। हर क्वार्टर में आपको जमा करानी है, हर क्वार्टर के एंड के 20वें दिन, जुलाई अगस्त सितंबर का 20 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 20 जनवरी। पहले सर आपके 3 महीने पहले मंथली था, फिर बाय एनुअली हुआ 6 महीने पे, फिर जाके ये क्वार्टर होगी 3 महीने पे। withholding statement जमा करानी है, corporate जमा करानी है, चाहे वो taxation services को दे रहे, कि अगर कुछ सर्विस दे रहे तो युद्ध नाम में फाइनेंस डिपार्टमेंट में खुद करना है वो। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो टैक्स काट रहा है उसकी जिम्मेदारी, कि वो एक्चुअली आप रिपोर्ट कर रहे हैं इस 3 महीनों में आपने कितनी ट्रांजेक्शन पे कितना टैक्स काटा और जमा किया, ठीक है। सर वैसे ही जब ये सपोज मैं कुछ चीज सेल कर रहा हूँ
तो मेरा जो कोई टेस्ट काटेगा तो सर अपना ये मेरा एडवांस टेस्ट कराया सर नहीं मैं जो आपका सवाल समझाऊंगा कि जो आपका टैक्स कटा है वो क्या कहलाएगा, ऐसे ही सर वो मिनिमम कहलाएगा। अब तो एडवांस टैक्स छोड़ दें, पहले हम उसको एडजस्टेबल कहते थे, लेकिन अब वो एडजस्टेबल नहीं है, वो मिनिमम। ये आपके पास असेसमेंट के प्रोसेस है 120। जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं वॉलंटरी आपको ये खुद ही आपके पास एक ऑर्डर कंप्लीटेड टास्क में आ रहा होता है। जैसे रिटर्न फाइल करेंगे और यूनिवर्सल असेसमेंट स्कीम की ये असेसमेंट है, ऑटो होती है, सिस्टम खुद ही कर देता है। 121 बेस्ट जजमेंट, आपसे सवाल पूछे एफबीआर ने, आपने जवाब नहीं दिया, जो उसको समझ में आएगा वो ऑर्डर कर देगा। दैट इज कॉल्ड बेस्ट जजमेंट। जो उसको समझ में आया वो बेस्ट जजमेंट। उसके बाद अमेंडमेंट 122, उसने सवाल किया आपने जवाब दिया, उसको आपका जवाब पसंद नहीं आया, वो जो ऑर्डर करेगा वो अमेंडमेंट इन असेसमेंट 122। 161 मॉनिटरिंग, आपका जो रोल टैक्स काटने का था विदहोल्डिंग एजेंट का, वो रोल जो आपने प्ले किया है वो सही किया या नहीं किया, सही टैक्स काटा नहीं काटा, उसकी जो प्रोसीडिंग होगी 161 में, ये उसका ऑर्डर है। अगर टैक्स कम काटा है तो वो आपसे रिकवर करेंगे जी। ऑर्डर्स के अपनी डेफिनेशंस हैं, आप तो फिर एक डेडलाइन मैं तो आपको बता रहा हूँ किस सेक्शन में क्या होगा, इसके पीछे साइंस है, पूरी पूरी साइंस है इसमें। 182 पेनल्टी, आपने को कहीं पे कोई गलती की आपको पेनल्टी का ऑर्डर दिया उसे। लेकिन तो सर डिक्लेरेशन के नीचे जो डॉक्यूमेंट सारे होते हैं वो आगे ही लिखा होगा पूरे पूरे सेक्शन है, पूरी साइंस है। सर लास्ट क्या था सर? ये असेसमेंट डूइंग दैट अफेक्ट 124, इन सबके बदले आपने अपील की, और अपील में अगर आपके खिलाफ या आपके दोनों में जो भी फैसला आएगा, अफसर आपसे रिकवरी करने के वक्त ये असेसमेंट का इम्पैक्ट देगा कि जो अपील के ऑर्डर है उसका इम्पैक्ट है, अपील के तौर पर। अपील का एपीलेट ऑर्डर का इम्पैक्ट। ये वाली जो असेसमेंट की ट्रांजैक्शन थी ये एफबीआर के असेसमेंट ये सारी एफबीआर की असेसमेंट, ये वाली ऑटो थी, ये भी एफबीआर है, ये भी कमिश्नर की ही आएगी, लेकिन ये ऑटो है। ये तो बाकायदा प्रोसीडिंग्स के साथ अपील, जो ऑर्डर खिलाफ हुआ आपके, आप गए 127 में, अपील का ऑर्डर होगा 129 में, ठीक है। आप अपील के ऑर्डर के खिलाफ जाने लगे या डिपार्टमेंट गया 131 में, 132 में उन्होंने ऑर्डर कर दिया, हाई कोर्ट में 133 सेक्शन है, और जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन 134। सर ये मैं जवाब नहीं गया असेसमेंट का 127 है तो जो जवाब बनाऊंगा वो 127 वो 127 थोड़ी है, फिर जवाब तो आप 122 के अंदर लॉक हो गए, खत्म, डिपार्टमेंट ने ऑर्डर कर दिया आपका। अब ये अपील है, ठीक है मैं अब डिपार्टमेंट के ऑर्डर के खिलाफ जाऊंगा, आप कमिश्नर अपील के पास 127 में, अंडर सेक्शन को यस 127 सेक्शन है जो मुझे पावर करता है कि मैं अपील कर सकता हूँ, ठीक है। कमिश्नर के पास पावर आई कि वो अपील का ऑर्डर कर सकता है 129 में, मैं ट्रिब्यूनल में सॉरी जा सकता हूँ 131 में, ट्रिब्यूनल कर सकता है 132 में। ये वो सेक्शन है जो अपील के ऊपर इंपावरमेंट देती सर ये तो रेफरेंस टू हाई कोर्ट से पीछे सर डायरेक्ट 131 है। हाई कोर्ट को जो केस जाता है उसको रेफरेंस कहते हैं, और ये उसको केस नहीं कहते, तो ये रेफरेंस टू हाई कोर्ट। और उनकी अल्टरनेट यार ये बस एक कचहरी लगाई है डिपार्टमेंट ने, बोला यार तुम्हारे खिलाफ ऑर्डर हो जाए तो काम करो, पहले मिलके बैठ जाते हैं, हाँ ठीक है, कमेटी बना देते हैं, अब चीफ कमिश्नर कमिश्नर के साथ बैठ जाओ, कोई बीच का रास्ता निकाल लो। वो बीच का रास्ता नहीं निकालना कभी भी, और नहीं निकालना बीच का रास्ता, अच्छा तो बीच का रास्ता बहुत ऑकवर्ड है। वो आपसे क्या कहेंगे, दो बातें करेंगे, थोड़ा टैक्स भी दो और ठीक है, यही काम करना है तो नीचे अफसर से बात ना कर लो, वो तो फिर कमिश्नर है, उस पर तो रेट भी आई होगा। नीचे डिप्टी से करें ना सर, जिसका रेट कम है, आप कमिश्नर से करेंगे, वो बड़ा आदमी बड़े ज्यादा बात करेंगे, ऑर्डर पे चले जाना नीचे ही बात कर ले यार, मतलब ऑर्डर से पहले ही कर लो ना, ऑर्डर मर्जी का करवा लो, मामला नीचे तय करके ऑर्डर करा लो, अगर कर सकते अफसर ऐसा है तो करा लो। की बात ही नहीं होता सर ये नॉर्मली माइंडसेट चलता है कि बात कही जाए नॉर्मली नहीं है भाई, प्रैक्टिकली है। हाँ प्रैक्टिकली कहते हैं कि यार आप जो आप टैक्स हाइड कर रहे हो टैक्स इवेड कर रहे हो हाँ करते रहो लेकिन एक साइड में इतना जमा करते हो कि जब फंसो तो फिर उसको लेन देन हम तो नॉर्मल कहते हैं कि अगर आप टैक्स चोरी कर रहे हैं तो जितना चोरी करें उसका टीडीआर बना लो, कल को फंसो तो वही टीडीआर मिच्योर करा के दे देना, बच जाओगे। सही बात सही है और अगर बच गए तो यार नॉर्मली देखो एक बात बताओ, टैक्स को चोरी नहीं करना चाहिए, नहीं करो, इसलिए कि जो चीज राइटफुली किसी की और आप उसको होल्ड करोगे ना, वो आपसे पास से वैसे भी निकल जाएगी। तो ये स्टेट का राइट है जो उसने कहा। अब आपको ये पसंद नहीं है कि जी बहुत ज्यादा टैक्स है ये वो, दैट इज समथिंग एल्स, बट रियासत ने एक चीज लगाई है, उसको ओबे करना है। अब आप ये बैठे हमें ये नहीं मिलता, रोड अच्छी नहीं है तो सड़क अच्छी नहीं है तो वो सब खराब है, हमें पता है, बट लॉ इज अ लॉ, और आप इससे टैक्स बचाओगे तो चोरी करो। सर एक बात है आप एज अ कंसल्टेंट मैं अगर अपनी वाइफ से अपने क्लाइंट से बात करूंगा तो कहेगा ये क्वालिटी है
तो नहीं, हम क्लाइंट से बात नहीं करते, हम क्लाइंट से कहते हैं करेंगे कि कानून में रहते हुए अगर हम तुम्हें कुछ बचा सकते हैं तो हम तुम्हें बचा देंगे, वरना अगर तुम बहुत ऑकवर्ड हो, अफसर बैठा है, जाके खुद बात कर लो, डील कर लो उससे लेने देने की। हमसे कहोगे तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि टैक्स चोरी करो, हम क्यों कहें तुम्हें? कल को टैक्स चोरी का रिवर्स कोई इंपैक्ट होगा तो हम ही कहोगे हम तुमने वक्त पे नहीं बताया। प्रॉब्लम ये सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स की तो हमने फंडामेंटलिज्म कर ली, ठीक है, इनकम टैक्स मेरी इनकम पे टैक्स है, सेल्स टैक्स मुश्किल नहीं है, सेल्स टैक्स थोड़ा सा फैला क्योंकि ये ट्रांजैक्शन पे लगता है, ठीक है। दूसरा, इसमें मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं, इनकम टैक्स में तो मेरी लायबिलिटी है ना, मुझे जो कमाया उसमें से देना है, इसमें तो मेरा कुछ नहीं है, सामने वाले से लेना है, सरकार को देना है, अनलेस के मैं चोर ना हूं, सामने वाले से लेके मैं जेब में ना रखूं, अनलेस के मैं चोर ना हूं। सर प्रैक्टिकली चोरियां हो रही है ज्यादा हो डिस्कस होंगी सेल्स टैक्स सबसे ज्यादा भाई, कुछ डिस्कस होती, चोरियां हो रही हम डिस्कस नहीं करते सर मतलब कि केसेस हो रहे हैं यार, कर डिस्कशन में ट्रांजैक्शंस आती हैं, इवेंट्स आते हैं, वही इवेंट्स सेल्स टैक्स कलेक्ट करना है, पे करना है, किस चीज पे कलेक्ट करना है ये हमें देखना पड़ेगा, चार्जेबिलिटी क्या है। सेल्स टैक्स आपको एम्पावर करता है कि आप ट्रांजैक्शन पे टैक्स लें और आगे दें, आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, 100 रुपए की चीज है, 18 रुपए आप उस पर लगाएं, 118 सामने वाले से लें, 18 रुपए सरकार को दें, अल्लाह खैर से। आपने कोई चीज इंपोर्ट की, आपने इंपोर्ट पे 18 रुपए खुद भी दे दिए पहले, जब आपने उसको बेची चीज को, जो जो आपने सामने से टैक्स लिया उसमें से जो आपने पे कर दिया वो माइनस करें, डिफरेंशियल सरकार को पे कर दो, ये विदहोल्डिंग नहीं क्या है आगे आता है ना आराम आराम से, स्टेप बाय स्टेप। ये दो ट्रांजैक्शन आपने कर ली, अब उसके अंदर एक प्रॉब्लम होगी कि जी चोरी का एलिमेंट स्टार्ट हुआ, तो सरकार ने एक रिकंसिलिएटरी फैक्टर दे दिया कि जी जो भी सेल्स टैक्स पे करेगा वो उसमें से 20% पहले काटे, 80% सेल्स टैक्स का पे कर दे, 20% खुद डायरेक्ट पे करे, इससे रिकंसिलेशन है कि जिसका 20 आ गया उसका 80 का है, इस वजह से विथहोल्डिंग उसके अंदर आई। ये 20 वाली बात होगी मैं एक 100 रुपए की चीज 118 में बेचने के लिए पाबंद हूं ना, 18% सेल्स टैक्स है, अब जिसको मैंने बेची वो क्या करेगा, वो जो 18% सेल्स टैक्स है ना उसका 20%, यानी कि तकरीबन कोई 3 रुपए का कुछ वो काट लेगा, बकिया मुझे 115 रुपए दे देगा, 3 रुपए खुद जमा करा देगा। ये सर्विसेज पे है ना? दोनों सब पे, फेडरल प्रोविंशियल सब है, वो होल्डिंग के रूल सबके हैं, ये पहले शुरू से शुरू से। अच्छा सर, ये जैसे इनकम पे हमारी एक लिमिट थी कि इतनी सैलरी होनी चाहिए या इतनी इनकम होनी चाहिए, इस पे जितनी निकाल सकते हैं, तो सेल्स पे नहीं है सर, ये गलत फहमी लोगों को पहले से है कि कोई 40 लाख रुपए तक की कोई लिमिट है कि इससे ज्यादा बिजनेस होगा तो सेल्स टैक्स लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। सेल्स टैक्स पूरे कानून में ऐसा कुछ नहीं, वो कहता है कि टैक्सेबल ट्रांजैक्शन की है, चाहे 1 रुपए की चाहे 1 अरब रुपए की, सेल्स टैक्स चार्ज पीरियड, कहीं पे नहीं लिखा। एसआरबी में एक जगह पे लिखा हुआ है, जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड वाले में, अगर आपका होटल का बिजनेस है और आपके होटल में एयर कंडीशन नहीं लगे तो आप 25 लाख रुपए अगर साल का कमा रहे हैं तो आप एसआरबी चार्ज नहीं। भाई कौन सा ऐसा बिजनेस होगा भाई ये साल के 25 लाख रुपए कमा रहा होगा होटल का, नॉर्मल आदमी उससे ज्यादा बना लेता है यार, रेवेन्यू ज्यादा ही होना है, लेकिन उसमें एक लिमिट ये नजर आई है, फेडरल लॉ जो है जीएसटी का, उसमें नहीं। हमारे पास जो सेशन है उसमें 2-3 चीजें जो है वो अच्छी डेवलप की हुई है इन लोगों ने। एक तो ये कि जो कुछ हम डिस्कस करते हैं वो रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्डिंग आपके पास नेक्स्ट डे आपके एलएमएस पे अवेलेबल होगी, आप उससे खुद भी अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, अगली क्लास के लिए क्वेश्चंस रेस कर सकते हैं, और मेरे ख्याल 6 से 9 महीने तक वो अवेलेबल रहती है। तो एक सॉर्ट ऑफ पूरी क्लास, यानी आप समझिए सेशन जो है वो आपके पास एक ऑनलाइन में अवेलेबल होगा, आप उसको सुन सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ये एक अच्छा एक एलिमेंट आपके पास है, एक्सेसिबिलिटी ये साथ ही दे देते। अच्छा अब एक काम करते हैं, अब जो क्वेश्चन क्यूरीज ऑनलाइन की भी है वो भी आप शुरू कर दें ताकि मैं इसको अब एक में स्टार्ट कर देता हूँ। I am working on Amazon, TikTok and international e-commerce businesses, so I require to declare. बिल्कुल, आप अगर पाकिस्तान में रह के किसी भी फॉरेन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, अब तो इसका कानून भी आ गया है कि जो भी ये पेमेंट रियलाइज करेंगे वो 2% टैक्स, 1% और 2% सेल्स टैक्स काट के वो आपको दे देंगे। ई कॉमर्स का काम होगा तो सेल्स टैक्स भी साथ 2% कटेगा, अगर नहीं होगा तो जो बैंक रियलाइज करेंगे वो 1% आपको इंटरमीडियरी जो है वो काट के दे देंगे। तो आप बिल्कुल डिक्लेरेशन आपको सारी करनी, डिक्लेरेशन से हम पीछे नहीं हट सकते। इनकम है आपकी, दूसरा अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल
वो पैसे आपके बैंक में आएंगे, तो आप अगर डिक्लेयर नहीं करेंगे रिटर्न में तो वो पैसे क्या दिखेंगे, वो इनफ्लो किस चीज का। तो ये एक चैलेंजिंग चीज है, इससे बेहतर है कि रेगुलेशन करके रिटर्न की जो फाइलिंग है वो फंडामेंटल। जी सर। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, सबसे पहले जो हम सेल्स टैक्स एक्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, उसके बाद हम उसके जो स्केड्यूल है, बेसिकली सेल्स टैक्स का जो कानून है वो ट्रांजैक्शन या आइटम को डील करता है, आइटम की डीलिंग उसके शेड्यूल्स में 12 शेड्यूल्स हैं उसके, उसमें सबसे अहम जो शेड्यूल है उसका, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल, वो 6th है, क्योंकि वो है एग्जेम्पशन का। एग्जेम्पशन से जो चीज बाहर निकल गई उस पर 18%, सिवाय इसके जो उन्होंने फिक्स टैक्स का शेड्यूल दिया हुआ है या जीरो रेटिंग का। जीरो रेटिंग का 5वां बहुत कम आइटम है, इसमें एक्सपोर्ट वाली सबसे रह गई अब सबसे बड़ी, बाकी सब खत्म हो गई। जितने उसके आइटम शेड्यूल्स के वो स्पेसिफिक है, बाकी सब पे 18% है। तो शेड्यूल्स को हमें देखना है। थर्ड शेड्यूल जो है वो रिटेल प्राइस का है, या जो आप आइटम देखते हैं प्रिंटेड प्राइस इस पे MRP, वो थर्ड शेड्यूल आइटम है, वो अलग एलिमेंट है, उसकी टैक्सेशन वन टाइम है। फैक्ट्री ने वो बनाई चीज, उस पर प्राइस प्रिंट कर दी, टैक्स प्रिंट कर दी, अब वो कंज्यूमर तक उसी प्राइस पे चलेगी। VAT मोड नहीं है उसका। दूसरी जो चीजें हैं वो वैट मोड पे। बट हम इस तरीके को इंडेक्स रेटर इस तरीके को केस में आता है आउटपुट ये रिटर्न फाइलिंग का काम है ना। प्राइस रिटर्न फाइलिंग का काम फंडामेंटल जो है वो आखिर में सबसे आ जाता है, तो इसलिए कि इनकम टैक्स के बाद सेल्स टैक्स और सेल्स टैक्स के आखिर रिटर्न फाइलिंग। लेकिन हम उसमें एटलीस्ट ये जरूर करते हैं कि ड्राफ्ट को ओपन करके ट्रांजैक्शन कैसे लेनी है, इनवॉइस को पिक कैसे करना है। अब तो इनवॉइसिंग पे आप चले गए, आप इनवॉइस जनरेट करेंगे ऑटोमेटिकली इनवॉइसिंग आपकी जो है पोर्टल पे रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। तो अब काम हमारे पास सेल्स टैक्स में भी कम हो गया है। पहले परचेज की इनवॉइस भी फीड करनी होती थी, आप परचेज की इनवॉइस फीड नहीं कर सकते। आप आपका एनेक्जर है, ऑटो आएगा, आपने सामने वाले से कुछ परचेज किया, सामने वाले की सेल है, वो अपनी सेल एनेक्जर C में डालेगा, आपका एनेक्जर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। हाँ, तो आपका ये हिस्सा तो जान छूट गई। अब आप C अपना डालेंगे, सामने वाले का ये हो जाएगा। दोनों का सिंपल मॉडल में दोनों का डिफरेंशियल आपका पेबल खड़ा हो जाए, ये सिंपल मॉडल है। पहले सर ये परचेज देखिए एक्सेप्टेंस की जब बनाते थे, उसकी सेल बनाई थे, उसको अपलोड करते थे, तो वो कभी डेटा उठाता था, वो कभी डेटा नहीं लेता था। इसमें बड़ा ही मसला होता है। नहीं, डेटा क्यों नहीं लेगा, वजह क्या थी? वो उनका जो अब तक फॉर्मेट होता है सर, उनका तो हम डेटा गलत फॉर्मेट में फीड कर रहे हैं ना। अगर हम डेटा उसके फॉर्मेट पे देंगे तो सारा ले लेगा, वो एक डेटा लेगा एक छोड़ेगा, ऐसी वजह उसके फंडामेंटल में कहीं पे कॉमा कहीं पे कुछ कुछ एरर है, वो तो लेगा उसको। अब वो सीन नहीं है सर, वो परचेज वाला सीन। परचेज तो अब आप डाल ही नहीं सकते, सिस्टमेटिक है परचेज। तो अगला अपनी सेल डालेगा, आपकी परचेज खुद उठेगी, परचेज में छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। नहीं, BB है इम्पोर्ट का, DB है एक्सपोर्ट का, HB है आपके पास स्टॉक का, H1 भी है आपके पास कमर्शियलों का। J तो अजीब ही लतीफा है, कभी ना समझ में आ रहा है ना कुछ बन रहा। सेल्स टैक्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, सेल्स टैक्स का मसला ये कि फैलावे में ट्रांजैक्शन को किस टैक्सेशन रिजीम में लिंक करना है, बस ये साइंस है। हाँ, नॉर्मल है, एग्जेम्पशन वाली है, क्या है भाई ये उसके अंदर क्या चीज, मैं समझ नहीं पा रहा सवाल। इनकम टैक्स से सेल्स के अंदर उतना लिंक नहीं होगा। रीजन ये कि यहाँ जब पढ़ा रहे होंगे वो ओवरऑल थ्योरी है ना, बिजनेस तो स्पेसिफिक है, इनका आइटम अलग है सेल का, ये केमिकल बेचते हैं, ये लुब्रिकेंट बेचते हैं। बट सर की दुकान है, आपकी रिटेलर है, तो उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन लाजमी होगा कि टियर 1 में आ रही है। ये तो फंडामेंटल है यार, ये तो 4 स्टेप्स में खत्म हो जाएगी। टियर 1 कौन होगा, उसको POS लगाना है। आइटम वो आइटम से हट गया, उसका मसला आइटम का नहीं है अब सेल्स टैक्स का, उसका है कि उसकी नेचर POS की है। बड़े बड़े जो ये मिठाई वाले हैं, मिठाई पे क्या टैक्स है? मिठाई तो एग्जाम्प्ट है, POS लगा के टैक्स किस बात का ले रहे हैं हम? सवाल तो ये है ना कि मैं आइटम बेच रहा हूं ना, मेरा आइटम टैक्सेबल है नहीं, सेल्स टैक्स तो आइटम को टैक्सेबल कर रहा है। आइटम एग्जाम्प्ट, बेकरी आइटम एग्जाम्प्ट है, ठीक है, लेकिन चूंकि वो ब्रांचेस हैं बहुत सारी, तो मेरे पास टियर 1 में आ गया। टियर 1 में आ गया तो POS लगाना, POS लगा किस ले रहा हूँ, सेल्स टैक्स किस बात कर दूं जबकि मेरा आइटम ही एग्जाम्प्ट है। तो चीजें क्वेश्चनेबल है लेकिन चीजें हैं, ठीक है। आई कैरी आउट सिनेरियो से यही। हाँ, सेल्स टैक्स हम कोशिश ये करते हैं आखिर में एक रिटर्न के अंदर थोड़ा सा उसको एक फिलिंग स्टेटस जो है कि आपके पास सेल्स टैक्स की इनवॉइस जो सेल इनवॉइस है वो अपलोड कैसे होगी, परचेज आ गई तो इनपुट एडजस्ट कैसे होगा।
के हवाले से आप अपनी sharing जो कुछ करना आईआरएस को तो मैं आपको अभी नहीं वैल्यू ई इनवाइस को मुझे बताओ मैं कैसे समझाऊंगा, वो तो एंटिटी पे इंटीग्रेट होगी, नहीं मैं दिखा सकता हूँ। किस तरीके की पोस्टिंग होती है पोस्टिंग कैसे करेंगे यार, किसके बिजनेस में इनवाइस पोस्ट करें? ड्राफ्ट इनवाइस तो किसी के बिजनेस में नहीं कर सकते आप, मैं वही कहा कोई वॉलंटियर करेगा तो मैं उसके बिजनेस में इनवाइस पोस्ट कर दूंगा। अब आप पहुंच गए ना, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं आपको पॉपअप स्क्रीन दिखा सकता हूँ कि यहाँ डेटा डालें, यहाँ डेटा डालें, बटन दबा दें। हाँ बटन नहीं दबा सकते हम, जिसका हमने बटन दबा दिया उसके लिए अलाउ हो जाएगा। कौन सी वैल्यू नाम हाँ ये सारी चीज हम थॉरली यहाँ पे सारी स्क्रीन ओपन कर लेंगे, आईएलएस पोर्टल अंडरस्टैंड पूरा आईआरएस पोर्टल के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे, 8 आते हैं उसके सामने 8 सब पता होंगे, सारे टैब्स पता होंगे, स्क्रीन के ब्लॉक्स क्या हैं, ऊपर जितने टैब है एमआईएस के अंदर अंदर जितने टैब है, ई हियरिंग पेमेंट सेक्शन सब 8 आते हैं वो है। प्रॉब्लम ये है कि हम डेटा फीड भी करेंगे, सबमिट कोई नहीं करेगा। सर वेल तो यार आईआरएस जब कह दिया तो सब आ गया ना, अब तो वेल तो रिटर्न का एक निचला हिस्सा है। सर आपने सर स्पोर्ट में चले कॉर्पोरेट फाइनेंस रिटर्न जब आईआरएस हो गए तो सब हो गए। कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट रिटर्न में क्या चीज नहीं है, इंडिविजुअल बिजनेस और कॉर्पोरेट में क्या फर्क है, एओपी का रिटर्न में और कॉर्पोरेट में क्या फर्क, सेम है। जो पार्टनरशिप का रिटर्न है और जो कंपनी का रिटर्न है सेम है, एक चीज का फर्क नहीं, वही तो कॉर्पोरेट रिटर्न है। इंडिविजुअल के बिजनेस में फर्क ये होता है कि उसमें वेल्थ आ रही होती है, कंपनी में वेल्थ नहीं आती, कंपनी की बैलेंस शीट है उसके बिजनेस टैब के अंदर ही होती है। ठीक है, तो आईआरएस का जब जिक्र हो गया तो भाई ये सब हो गया आईआरएस में सब। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन ना मैं आपको दिला रहा हूं ना किसी के जहन में होनी चाहिए कि हम कुछ सबमिशंस करें, हम सबमिशंस नहीं कर सकते। सर आपको लाइव दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट भी नहीं, लॉग इन करके लाइव के खुलेगा कैसे, डेटा जाएगा कैसे, डेटे के बाद कैलकुलेट कैसे होता है, ड्राफ्ट कैसे निकलता है, ड्राफ्ट तक भी निकाल लेंगे, सबमिट नहीं होगा। और भी जो सैलरी की कैलकुलेशन होती है इसका भी जो सैलरी कैलकुलेशन एक्सेल पे जो होगी जी हाँ सर एक्सेल कर लेंगे हम, आपको मॉडल में एक्सेल कैलकुलेशन करके इवन जो उसका टेक्स्ट बना है उसका चालान बना के भी दिखा देंगे कि पीएसआईडी कैसे बननी है। अब पीएसआईडी किसी एक की बनेगी, 1 रुपए की बनाएंगे ताकि किसी का मसला हो तो 1 रुपए की। एक्सेल की वर्किंग के बाद हम उस एक्सेल से चालान भी बनाएंगे कि आखिरी काम जो है वो भी कर लेंगे, चालान बन गया अब पेमेंट होनी है सर। ठीक है, यहां तक हम यानी कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी हमारी कोशिश होती है हम लेके चले, तो जो कुछ प्रैक्टिकल पॉसिबल होगा वो किया जाएगा, जो पॉसिबिलिटी नहीं होगी वो नहीं हो सकती, वो दिखा दिया जाएगा। सबमिशन जैसे मैंने आपको बता दी, रिटर्न सबमिशन नहीं हो सकती, चाहे इनकम टैक्स का हो चाहे सेल्स टैक्स का हो। हाँ आपको वॉलंटियर करेंगे तो मैं आपको सबमिशन कर दूंगा, फिर आप जाने और पोर्टल जाने, आई एम नॉट हियर। ठीक है, बहुत अच्छा। क्लास की ड्यूरेशन 60 आवर्स की हमने एक्सपेक्टेड है, इसमें कोई 10% 15% टाइम बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता, तो मिनिमम 60 आवर्स, इट माइट गो टू 70, माइट बढ़ सकता है। रीजन मैं बता दूंगे, मुझे अपने भी कुछ स्केड्यूल का ना कभी कभी आइडिया नहीं होता। हम क्लासेस नॉर्मली संडे को तो फिक्स रखते हैं, लेकिन उन क्लासेस को हम जो दूसरी क्लास है फ्राइडे सैटरडे हम ऑल्टरनेट देखते रहते हैं। कोशिश होती है कि सैटरडे को कर लें शाम में, मगरिब के बाद से लेकर 9 बजे तक, लेकिन अगर कभी फंस गए तो हम उसको कोशिश करते हैं कि फ्राइडे को कर लेंगे। हाँ एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन, मगरिब के बाद रखिए। ड्यूरेशन अब चेंज है, मेरे जहन में मगरिब अभी 7:30 वाले हैं। फिर एक काम ये कर लेंगे कि जो हम फ्राइडे सैटरडे अगर हो सकेगी तो वो 7:30 से 9 कर लें, ठीक है। उसको कंपनसेट करने के लिए पॉसिबिलिटी है कि हम जो संडे की क्लास हो वो 2:30 से 5 नहीं तो 5:30, तो वो सेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो थोड़ा अपने आप को मेंटली, ये बहुत रुखी चीज है, टैक्सेशन रुखी है, 2.5-3 घंटे थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। कोशिश करेंगे बीच में कुछ ना कुछ करें ऐसा कि जो दिमाग चलता रहे। अच्छा, दूसरा इसमें मैं आइडिया दूं कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके हम कर रहे हैं नेफ्टेक्स से अप्रूव्ड है, तो अभी भी यही हुआ था कि आखिर में आपको हम एक इवेल्युएशन कुछ सॉर्ट ऑफ क्या बोले क्विज कह लें लाइक दैट, आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका रिजल्ट नेफ्टेक जाएगा तो आपका सर्टिफिकेट इशू, वो सर्टिफिकेट आपके सीपीडीआरस के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। इसके अलावा एक्चुअली ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव सर्टिफिकेट है, तो आप अपने इसको पोर्टफोलियो में या आप अपनी सीरीज के अंदर भी वो बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। सीआर कंट्रीब्यूट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कभी आप प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर्स बनेंगे
तो उस मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने साल में अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में जो एक्टिविटीज की उनके मिनिमम आवर्स 128 hours लाइक दैट, लाइक तो वो एनुअल आवर्स की काउंटिंग जो है उसमें यूज होता है। फरहान साहब आज है नहीं मौजूद, वरना आपको ये हिस्सा जो है वो एक्चुअली अपने इंट्रोडक्शन का वो आपको देते। फरहान साहब बेसिकली इसको डील करते हैं और काफी ज्यादा पढ़ाई के एलिमेंट में, पढ़ने पढ़ाने में एंगेज है। अभी खुद भी यहाँ पे काफी सारे कोर्सेज जो है एआई से रिलेटेड वो डील कर रहे हैं। इसके अलावा एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज जो है सबको डील करते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन है मैं आपको दे चुका हूँ। बाकी इनकी एक फंडामेंटल इनके जो कोर्सेज हैं उसकी कुछ डिटेल्स हैं। इसके अलावा आपके इसमें जो कोर्स की मेरे ख्याल से इन्होंने, आई एम नॉट मिस्टेकन, ये इसकी फी का इनके पास एलिमेंट है। फी की जो भी डिस्कशन करनी हो आपसे, आप एडमिन के साथ कर लीजिएगा, वो जो कुछ भी मामला है वो खुद ही डील करते हैं आपसे। लेकिन ये एक्चुअली मैं कहूँगा कि ये प्रेजेंटेशन भी आपके साथ शेयर कर दें ताकि आपके पास एक ओवरऑल स्केच जो है वो सबके पास आ जाएगा। तो जो डिस्कशन फी से रिलेटेड है वो आप उनसे बात कर लीजिएगा, जो भी आप फंडामेंटल डिस्कशन हो। अच्छा, यार ये एक एलिमेंट जो है ना, ये फैमिली मेंबर वाला, ये थोड़ा सा सिंपल वर्जन में भी रह सकता है। देखिए, आपको आपके फैमिली मेंबर्स ने जो पैसे दिए उसका पर्पस क्या है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, हम यहाँ जो भी पैसे आने की बात कर रहे हैं वो क्रॉस चैनल से आने की बात कर रहे हैं, चेक या ऑनलाइन। कैश डिपॉजिट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि कैश डिपॉजिट का कोई कोई नंबर प्लेट, कोई नाम नहीं होता। एफबीआर वाला कभी नहीं मानेगा ये कैश डिपॉजिट, कहेगा वो आपकी इनकम है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्रॉस चैनल पे। और फैमिली मेंबर ने आपको पैसे क्यों दिए होंगे, दो तीन रीजन है। नंबर वन, एक्सपेंसेस के लिए दिए होंगे। फैमिली, कॉमन फैमिलीज जैसे रहती हैं, वहां पे जो एक्सपेंसेस आपने इनकर किए उन्होंने आपको उसमें सपोर्ट दे दी। आप इसको रिटर्न में डिक्लेयर कर सकते हैं, वहां पे एक कॉलम है एक्सपेंसेस में फैमिली सपोर्ट का, आप वहां पे उसको शो करें, वो आपको एक्सपेंसेस को नेट कर दे। दूसरा, आपको एज ए गिफ्ट दे दिया, अगर गिफ्ट दे दिया तो वेल्थ के अंदर डिक्लेरेशन आ जाएगी गिफ्ट के कॉलम में। तीसरा, कोई ऐसी इनहेरिटेंस की डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे अक्सर होता है घर में अगर 4-5 लोग हैं बहन भाई, तो किसी एक भाई को या बहन को वो नॉमिनेट कर देंगे, भाई आप सेल करो, कलेक्ट करो और फिर हमें इससे दे दो। अगर वो हिस्सा है, एलिमेंट आया, तो वो फिर इनहेरिटेंस में जाएगा। तो ये डिपेंड करता है नेचर में। सैलरी जो आपकी आई सैलरी में जाएगी, जो फैमिली से आई उसकी नेचर क्या है उसके मुताबिक आप उसको डील करें। इन तीनों के अलावा तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं, इन तीनों ट्रांजेक्शन में टैक्स नहीं, कोई बोल। टैक्सेशन का उसूल ये है कि इनकम पे टैक्स हो, ये इंटर बैंक ट्रांजेक्शन जो है इनकम नहीं है। इनहेरिटेंस में आपको जो है कोई कोर्ट का ऑर्डर, ये नादरा का होगा, ठीक है। गिफ्ट में ये होगा कि आपके पास जो गिफ्ट आया है वो अपने वेल्थ से भी आउट करें गिफ्ट को, आपके पास गिफ्ट इन हो जाएगा, दोनों मैच हो गए। प्लस एक 200 रुपये स्टैम्प पेपर पे लिख के एफिडेविट दे देंगे, भाई ये मैंने भाई को अपने गिफ्ट दिए, एविडेंस होगा। लेकिन इंटेंशन नहीं है ना उसमें, इंटेंशन अंडरटेकिंग से जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अगर वो किसी फैमिली अकाउंट में भेजते हैं, सॉरी, जी मैं पूछ रही हूँ, अगर फैमिली अकाउंट में आपके भेजते हैं किसी फैमिली मेंबर के लिए, लेकिन वो आप खुद नहीं यूज करते और वो किसी और के लिए आप निकाल के अमाउंट दे देते हैं, तो आपको वो भी शो करना है? मैम ये डिपेंड करेगा, देखिए क्वांटम क्या है। जैसे आपके किसी भाई या बहन ने आपको पैसे दिए कि फलां साहब को दे दें, एग्जैक्टली ठीक है। बिल्कुल। अब उसका क्वांटम क्या, और दूसरा वो पैसे क्या पाकिस्तान से आए या पाकिस्तान से बाहर से आए? पाकिस्तान से ही आए हैं। पाकिस्तान से आए ना। अब आपके भाई जो आपको या बहन जो भी पैसे दे रहे हैं, क्या वो अपने रिटर्न में ये शो कर रहे हैं कि उन्होंने आपको पैसे दिए? अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता अभी। हाँ, इसलिए कि देखिए जब वो आपको पैसे दे रहे हैं तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है ना ये उनके पास, तो ठीक है। उनके पास भी जो इनफ्लो आया हुआ उन्होंने दिखाया, और जब आउटफ्लो है तो उसे भी तो वो अकाउंट फॉर करेंगे। तो अगर वो बिल्कुल। ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने एक्सपेंस आउट कर दिया अपने पास से, तो आप भी जी। अपने पास वेल्थ के अंदर इनफ्लो अदर में लें और आउटफ्लो भी अदर में ले लें, ताकि बैंक रिकनसाइल हो जाएगा आपका। लेकिन अगर वो ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने आपको गिफ्ट दिया तो आप गिफ्ट में इसको दिखा दें। दोनों सूरतों में फिर ये टैक्सेशन एग्रीमेंट में नहीं जाएगी। ठीक है, सही है, थैंक यू। लेकिन ये नेचर देखना जरूरी है, ये आप देख लीजिएगा कि उन्होंने इस ट्रांजेक्शन का अकाउंट फॉर किया है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू। क्यों? ऑनलाइन जितने लोग हैं, कोई और ऐसा क्वेश्चन है तो काइंडली डिस्कस कर लीजिए, कोई भी सवाल इस पूरे सेशन पर। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। जी, सैलरी जो इनकम वाले हैं उनको अपना टैक्स सर्टिफिकेट एक तो लगाना है और साथ में बैंक स्टेटमेंट लगानी है। नहीं ये लगाने वाला जो ये रिक्वायरमेंट है, ये कहाँ से, मतलब मैं ये समझना चाहूंगा ये कहाँ पे रिक्वायरमेंट है?
मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि रिक्वायरमेंट है या नहीं, नहीं। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई आप रिटर्न ऐसी फाइल करनी है अगर आपको कि आपने साल डेढ़ जॉब की है जी और उसमें आपको इंक्रीमेंट भी लगा, बोनस भी लगा, ज़ाहिर है वो चेंज होते रहे स्लैब्स डेफिनेटली, लेकिन टैक्स आपका डिडक्ट हो चुका हुआ है, एम्प्लॉयर्स ने कर लिया है, तो उसके लिए तो फिर आप सर्टिफिकेट लगाएंगे टैक्स का या नहीं? कैसे नहीं, पता चलेगा कि पता ये चलेगा कि जब आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा है तो जमा भी कराया होगा यकीनन, ठीक है। बिल्कुल, जो लेकिन वो सर्टिफिकेट आपके आपको दिया नाम है से तो नहीं हुआ। वो MIS में आपके रिपोर्ट हो रहा होगा, आयरस में ही। आप वहां ठीक से है, क्रॉस मैच कर लीजिएगा। अगर वो MIS में रिपोर्ट हो गया इसका मतलब है कि टैक्स सिस्टम में चला गया, तो ठीक आपको है। रिटर्न के साथ अटैच करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी अगर कोई नोटिस या क्यूरी आएगी, उसके लिए आप बेसिक ये कि ना एक फाइल बना के अपनी वो मेंटेन कर लीजिए कि कल को कोई क्यूरी आती है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, चीजें आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, ठीक है, सही है, थैंक यू। कोई और चीज ऐसी जो डिस्कशन करने के लायक हो, या और क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कुछ भी, एनीथिंग एल्स? सारे लगता है तो ये एक नॉर्मल हम्म के बाद लोगों का इसके बारे में हम्म। ये कोर्स करने के बाद तो किस लेवल तक पहुंच जाएगा या यार ये तो बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 5 आदमी 5 माइंड सेट के होते हैं, 5 अंडरस्टैंडिंग लेवल रखते हैं, और 5 तरह की उनकी ग्रिपिंग होती है। एक यूनिक आंसर जो है वो नहीं होगा। मेरे लेवल पे यार बेयर मिनिमम मैं जवाब दूं, सैलरी इंडिविजुअल अपना रिटर्न फाइल कर लेंगे, ये बेयर मिनिमम, इतना तो कर ही लेंगे आप। वेटिंग, आप अपने घर वालों का भी कर लेंगे, अपने ऑफिस के सैलरी वालों का भी कर लेंगे, सही है। बिजनेस सिंप्लीफाइड वर्जन आप कर लेंगे, बिजनेस कॉम्प्लेक्स वर्जन में आपको चैलेंज, क्योंकि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से फॉरन प्रैक्टिकल में जाने में कहीं से भी आप जाएं चैलेंज आएगा। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे 6-8 महीने अगर रेगुलर, फिर आप कहाँ साफ। इसका कोई की बात है कोई ऐसा अच्छा गिफ्ट अब प्रैक्टिस करने का आपके पास जाएंगे अस्सलाम वालेकुम। और आप इसको उस प्लान के लिए करवाएंगे डिपेंड करेगा, हम देखेंगे कि गुडविल हमारी भी खराब ना हो। हाँ तो ये भी कर रहा हूँ डिपेंड करेगा। जी बॉस, वालेकुम सलाम। आ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर उमर शुजात, मैं बेसिकली मीज़ान बैंक से हूँ फॉर द लास्ट 9 इयर्स। तो आपका माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है वो टैक्सेबल का भी ये इनिशियल डेमो मैंने रिसीव किया। अच्छा, क्योंकि मैं आई बिलोंग टू द ऑटो फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो बेसिकली मैं थोड़ा सा ये आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो है डेट इज़ ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें तो हम लोग नॉर्मल रूटीन में अपने फाइलिंग के लिए करते हैं। तो अब गाड़ी जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने बैंक से फाइनेंस करवाई है, तो बैंक का तो इटसेल्फ आपका NTN बना हुआ होता है। मीज़ान बैंक का जो है वो क्योंकि ऑनरशिप इजारा फैसिलिटी ऑफर करते हैं, तो ज़ाहिर है एक तरीके से उनका ऑनरशिप है। अब जो कंप्लीट पे ऑफ करने के बाद या मैच्योर करने के बाद हमारे पास अक्सर कस्टमर भी आते हैं, तो वो ये हमसे क्यूरी करते हैं कि भाई आपको एट द टाइम मतलब ये कि जो है ट्रांसफ़र कराने के लिए भी क्या फाइलर होना ज़रूरी है इंडिविजुअल का, या जो है वो नॉन फाइलर स्टेटस पे भी ऑपरेट कर सकता है? क्योंकि नॉन फाइलर स्टेटस पे पहले नॉन फाइलर का जो टैक्स था वो 4% था, अब बढ़ के काफ़ी 12% तक अब परसेंटेज उसकी काफ़ी बढ़ गई है। तो आप इसके बारे में थोड़ा-सा मुझे रहनुमाई फरमाइए। सर सवाल भी कर हाँ, सवाल ये है एक्चुअली, वो कह रहे हैं कि जो गाड़ी जब ट्रांसफर हो रही है तो क्या नॉन फाइलर स्टेटस पे गाड़ी के ट्रांसफर में कोई चैलेंज आएगा, या फिर जो टैक्सेशन का इंक्रीमेंट है वही होगा? सवाल ही। सर ट्रांसफर पे बार तो कोई भी नहीं है, नॉन फाइलर आदमी भी गाड़ी ट्रांसफर करवा लेगा। हाँ, जो नॉन फाइलर का टैक्स का रेट है वो उसका जी, जी। इंक्रीज रहेगा, तो उसकी कॉस्ट ट्रांसफर की बढ़ जाएगी। अच्छा, अच्छा, कॉस्ट ट्रांसफर की बढ़ जाएगी, तो बेहतर बिल्कुल, यही है कि फाइलर हो जाएँ तो फिर अच्छा है, अच्छी बात है। बेहतर यही है कि फाइनल हो जाए, क्योंकि गाड़ी की वैल्यू अच्छी खासी है। अब 6-8% जी, का मतलब अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि सही। रिटर्न फाइलिंग का काम जब वो ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगले 6 जी, महीने जी। 8 महीने में जो है वो गाड़ी ट्रांसफर होनी है, तो बेहतर है कि जी, पहले जी। फाइलर हो जाए और फिर ट्रांसफर करवा लें, तो उनको सेविंग हो जाएगी। अच्छा, अच्छा। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग इसकी बिल्कुल अवेलेबल होगी, मैं एडमिनिस्ट्रेशन वालों से कह देता हूँ कि ये आप लोगों को अवेलेबल कर दें। टाइमिंग जो क्लास की सम हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी, संडे 2 लॉ के, सैटरडे या फ्राइडे, ये भी हम इंशाल्लाह एक हफ्ते इसमें कर लेंगे। और ये मूवेबल है, हम कंसेंसस के साथ हम इसको सैटरडे या फ्राइडे को स्विच कर सकते हैं, अगर लोग जिस तरफ होंगे हम देखेंगे जो हमें सहूलत हो। नॉर्मल मैनर में सैटरडे ही है, लेकिन अगर चाहेंगे तो फ्राइडे की तरफ भी हम जा सकते हैं, ये वेरिएबल है। क्लास मिस हो जाए तो उसके बाद में रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, क्लास अगर हुई है तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल सबके लिए। वो
इनका आपका एलएमएस बनेगा, आपको लॉगिन आईडी साथ दी जाएगी, आपका अकाउंट एलएमएस का। वो आप उसको, सॉरी, हाँ मेरे पास पिछले 4 सेशन के ग्रुप अभी भी चलते हैं और बैच 7, 8, 9, 10, 11 के चारों अभी भी चल ही रहे हैं, तो वो तो अवेलेबल होंगे। अच्छा यार, ये रेस की ड्यूरेशन अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 60 घंटे, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कि ये 70 घंटे के दरमियान कहीं जाती है, 60-70 के घंटे के दरमियान कहीं पे ये वेरी कर जाएगी, तो इंशाल्लाह इसका ड्यूरेशन। कोई और ऐसी चीज़, वरना फिर इसको बाइंड अप करते हैं साहब। जो 3 महीने बाद जो रिटर्न बनते हैं जीएसटी के, सर इस काबिल तो है 3 महीने के नहीं सर, हर महीने रिटर्न जीएसटी का तो हर महीने जाता है। सर, हाँ जीएसटी विदहोल्डिंग एजेंट की, वो विदहोल्डिंग रिटर्न की बात कर रहा हूँ। जीएसटी इस काबिल नहीं है। आप 3 महीने में प्रोडक्ट का है ना, हर 3 महीने विदहोल्डिंग 3 महीने का, मैं वो जीएसटी की बात हो रही थी या विदहोल्डिंग की? जीएसटी की सर मैं फिर वही क्वेरी कर रहा हूँ, सिंपल वर्जन में आप हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन आनी शुरू होंगी तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होगी। दूसरा था कि जो 3 महीने की जो बातें क्वार्टरली, उसका तो मैं आपको फर्मा जो है वो मिल जाएगा, मैं आपको फ्रेम जो उसका है, क्या बोलते हैं, फर्मे के अंदर भरना कैसे है वो बता दूंगा, खाली अपलोड करना है उसको। वो आसान है, वो मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये है कि उसका डेटा कैसे बनेगा। फर्मा भरना मैं सिखा दूंगा, डेटा बनाना कैसे होगा। डेटा बनाने के 2 तरीके हैं, या तो जब जब आप पेमेंट कर रहे हैं उस वक्त ही आप उस प्रोफार्मे को भरते रहें और उसको सेव करते रहें ताकि क्वार्टर एंड पे वो रेडी रहे। दूसरा, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो फिर आपको जितने सीपीआर हैं 3 महीने के वो उतारने पड़ेंगे, उनका डेटा उस प्रोफार्मा के मुताबिक एक्सेल पे कन्वर्ट करके अलाइन करना पड़ेगा, फिर उसको प्रोफार्मे में डालना पड़ेगा। उनके लिए परफॉर्म है। जी, क्योंकि प्रोफार्मे के बगैर मुश्किल हो जाएगी, बहुत बहुत लेंदी हो जाता है। एक एक ट्रांजेक्शन को आप फीड करने जाएंगे, हर आदमी का शनाख्ती कार्ड नंबर, डेटा, बहुत मुश्किल। इनकम टैक्स विथहोल्डिंग, ठीक है। और एक बार आप प्रोफार्मा बना लेंगे ना, फिर तो अगले प्रोफार्मे में खाली चेंज होने, बहुत सी पार्टियां जो है वो दोबारा रिपीट हो जाएंगी, एम्प्लॉय रिपीट हो जाएंगे, सैलरी तो चेंज नहीं होगी, वेंडर की अमाउंट चेंज होगी, फंडामेंटल सेम है, उनका नाम एनटीएन सब सेम रहेगा, तो बहुत सारा काम, आधा ज्यादा काम तो वैसे निकल जाता है। तो मैंने पीएचडी बनाया, 3 महीने में बना पीएचडी से सही है। फिर उसके बाद जब मैं उसका जब बैंक में जो जमा कराया, उसका सीपीआर आ गया मेरे पास। आप हर 3 महीने में टैक्स जमा करा रहे हैं? जी हाँ सर टैक्स जो होता है 7 दिन में जमा कराना होता है, अगर एफडीआर वाला पकड़ेगा तो पेनल्टी लगाएगा। हर महीने में मैंने जनवरी में 4 सीपीआर पीएचडी बनाया, 4 महीने जमा करा दी। ठीक हो गया। फिर उसके फरवरी में, फिर उसके मार्च में, फिर उसकी मैं आईएस में एंट्री करूंगा। तो सर मैं ये चाहता, अब मैंने तो जब आप पीएसआईडी बना रहे हो ना, तो जब पीएसआईडी का भी, आप पीएसआईडी कैसे बनाते हैं, प्रोफार्मे से बनाते हैं या इंडिविजुअल बना रहे होते हैं? तो मुझे डेटा मिलता है कि आगे इतना जो टेस्ट करता वो मिल गया, लेकिन वो डेटा आप पीएसआईडी में कैसे डालते हैं? पीएसआईडी के प्रोफार्मे से, हाँ प्रोफार्मे से डाल रहे हैं ना आप, उसी डेटा को जो एक्सेल में प्रोफार्मे में डाल रहे हैं आप, वो विदहोल्डिंग वाला जो प्रोफार्मा है उसमें भी डालिए, और उसी के साथ दोनों काम करते रहें, तो 3 महीने के बाद काम नहीं करना पड़ेगा। 10 मिनट अभी ज्यादा लगेंगे, लेकिन 10 मिनट में आप निपट जाएंगे, क्योंकि डेटा आपके सामने है, खाली स्लॉटिंग अलग है उसकी, इसकी कॉलम उसके कॉलम में फर्क है। मैं उसमें डाल तो रहा हूँ उसके अंदर में ना पीएचडी में डेटा, तो फिर मुझे एक्सेल डालने की क्या जरूरत है? इसलिए कि उसका प्रोफार्मा अलग है, पीएसआईडी का प्रोफार्मा अलग है, दोनों के स्पेसिस अलग है, फॉर्मेट अलग है। पीएसआईडी का जो फॉर्मेट है वो मैक्रोज वाला नहीं है, उसका फॉर्मेट मैक्रोज का है, उसके क्या बोलते हैं आप उसको, कॉलम ज्यादा है विदहोल्डिंग वाले के। सर पहले से चेंज है, पीएसआईडी का और उसका प्रोफार्मा कभी एक नहीं था, दोनों अलग है। जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है उसका प्रोफार्मा बिल्कुल अलग है, वो थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए वो डिफरेंट है, इसलिए मैं कहता हूं दोनों काम साथ करके ना, ये पीएसआईडी बना लें सबमिट करके, ये आप सेव करते रहे, तो फिर ये होगा 3 महीने बाद कोई काम ही नहीं करना, वो खुद ही एक्यूमुलेट हो चुका होगा, हर पीएसआईडी का डेटा नीचे कॉपी पेस्ट करते रहेंगे आप, तो वो साथ साथ ही काम हो जाए। इनकम टैक्स की बात, सैलरी नॉन सैलरी दोनों होगी ना, क्वार्टरली स्टेटमेंट में तो सारी विदहोल्डिंग्स जाती हैं, 149, 153, 150, 152, 156, 155 सब जाती है। कंपनी ने जो पेमेंट की टैक्स काटना था वो रिपोर्ट होगी, सिंपल। ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। अच्छा, ये मैं एक एस्पेक्ट मेरे जहन से निकल गया। कानून ये कहता है कि जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो और आपने जो टैक्स लायबिलिटी आपकी बने उसका 90% 30 जून तक पे हो चुका, 90%, ठीक है, यानी कि जो रिटर्न में आपकी टोटल लायबिलिटी है उसका 90% 30 जून तक पे हो चुका हो,
10% आप रिटर्न के साथ पे करेंगे, ये कानून कह रहा है। अच्छा, वो 90% पे कैसे होगा 30 जून पे? उसका मैकेनिज्म ये है कि आप अपने टोटल टैक्स लायबिलिटी 4 हिस्सों में तकसीम करें और हर क्वार्टर में एडवांस टैक्स के तौर पर पे करें, जो 147 का नोटिस होता है। वो कैसे कंप्यूट होगी? जो पिछला रिटर्न आपने फाइल किया है उसको लें, 10% बढ़ाएं, डिवाइड बाय 4 करें, पहला क्वार्टर भर दें। जब दूसरा टाइम आए दिसंबर में, तो आप 6 महीने का अपना पीएनएल बना लें। उस 6 महीने के पीएनएल पे बना के जो एक क्वार्टर पे कर चुके हैं वो माइनस करें, बकिया पे कर दें। मार्च में जाएं, 6 महीने के पीएनएल को 9 महीने पे ले जाएं, जून में जाएं तो 12 महीने का आप कर लें, काम खत्म। ये जो 90% जो 30 जून तक भरेंगे, इससे नहीं भाई जो एडवांस टैक्स वही है, ये वही 90% को पूरा करने के लिए क्वार्टरली एडवांस टैक्स आता है। क्या होता है कि हम काटते हैं हमारा नहीं, हमारा, ये हमारी लायबिलिटी का रिटर्न में जो मैं इनकम टैक्स बनाऊंगा वो मेरी लायबिलिटी का है, कोई मेरा टैक्स भी वो काट वो तो माइनस कर लेंगे उसमें। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल पिछले साल 1 करोड़ रुपए का की टैक्सेबल इनकम पे आपका 10 लाख रुपए का टैक्स बना था पिछले साल। इस साल एंटिसिपेशन ये कि 10 की जगह 11 लाख रुपए की लायबिलिटी होगी। सही है, पहले क्वार्टर में आपने 11 लाख डिवाइड बाय 4 किया, 2,75,000 रुपए की लायबिलिटी निकली। किसी पार्टी ने आपका 1 लाख काट लिया था, आप 2,75 में से 1 लाख माइनस करें, 1,75 पे कर दें। टोटल आपको 2,75 होने चाहिए क्वार्टर पे, या तो जेब से दें या पार्टी ने काट। वो तो दूसरे का टैक्स है ना सर, वो आपका थोड़ी है। ठीक है सर, चलें सर, आप इसको कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह। और फिर आप ये कि आप यहाँ से जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले कोऑर्डिनेट कर लेंगे। तो वो यार ये फी का जो आप लोग जो डिस्कस करें तो सर ये अनाउंस कर अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं। ये नहीं ठीक है यार, अब ये एडमिशन वाला कहता है आप लोग जो भी डिस्कशन से करो, अब जो रजिस्ट्रेशन फी है ये कह रहे हैं कि हमने सेशन की वेव कर दी है, तो 1,000 रुपीज जो है रजिस्ट्रेशन फी आप लोगों की जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। रेस्ट जो फीस है वो फिर आप बात इनसे नेगोशिएट कर लीजिएगा, ठीक है इंशाल्लाह ताला। फिर आप लोगों जो भी सेशन में लोगों की उनसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सही क्वार्टर वाली ये कॉर्पोरेट के ऊपर कौन सी वाली? सब पे एडवांस टैक्स सब पे है। देखिए पता है नॉर्मल बिजनेस करता है दुकान उसका कोई भी क्वार्टरली 90% सबको पे करना है बॉस। उससे पहले